अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावर सुदु लाइब्रेरी चैनल। तो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। सुबह का वक्त था, फ़िज़ा में अजान की आवाज़ गूंजी। बिस्तर पर कम्फर्ट ओढ़े वो सोई हुई थी। अजान की आवाज़ बुलंद हुई और इसके कान में पड़ी तो वो उठ बैठी। इसके काले लंबे रेशमी बाल जो कमर तक आते थे, इसके बेदाग चेहरे से टकराए हीनी जैसी खूबसूरत आंखें। वो नहायत ही खूबसूरत थी। इसने अजान सुनी और फिर वज़ू करके नमाज पढ़ी और कुरान पाक उठाकर सूरह रहमान की तिलावत करने लगी। नहायत ही मेहरबान खुदा जो नहायत ही मेहरबान, इसी ने कुरान की तालीम फरमाई, इसी ने इंसान को पैदा किया। सूरज की किरणों ने पूरे शहर को घेरे में ले लिया था। 7 बज रहे थे। अकील और अरसलान साहब दोनों खाने की मेज़ पर बैठे बिजनेस के मामलात पर तबादला ख्याल कर रहे थे। हसनाल अपने वालिद अकील और चाचा अरसलान की बात सुन रहा था। रबिया और फातिमा किचन में नाश्ता बना रही थी। तभी ही शोरम सीढ़ियों से नीचे आते शोरम ने अपनी वालदा फातिमा से कहा, ज़िल्ले इलाही जल्दी से नाश्ता दे दो, कसम से मुझे बहुत भूख लग रही है। फातिमा ने एक थप्पड़ इसके कंधे पर रसीद किया। वह भागता हुआ हसनाल के पीछे छुप गया। फातिमा से मारने के लिए पीछे दौड़ी। क्या हुआ अम्मी? हसनाल ने कहा, ज़रा तमीज़ नहीं इसे बात करने की, हर वक्त अलग अलग नामों से बुलाता है, आज ज़िल्ले इलाही बुला रहा है। अच्छा तो क्या हुआ, बेगम बच्चा है? अकील साहब ने हंसते हुए कहा, आपने बिगाड़ कर रखा है इसे। रबिया खाने की टेबल पर नाश्ता लगाने लगी। मन्नत सफ़ेद रंग के लिबास में मलबूस जामनी रंग के दुपट्टे को हिजाब की शक्ल दिए हुए थी। वो नहायत ही खूबसूरत लग रही थी। हसनाल ने एक नज़र धड़कते दिल इस पर डाली। ऑफिस सूट में मलबूस वो घड़ी की तरफ देखकर अपनी वालदा से मुखातिब हुआ, अम्मी जल्दी नाश्ता ले आएं, आज ऑफिस में मीटिंग है। ला रही हूँ, आफिया ने कहा। रूहान भाई आज आप जल्दी से आइएगा, आज हमने खाला की तरफ जाना है। आ जाऊँगा, नाश्ता करके वो ऑफिस की तरफ निकल गया। शाम का वक़्त। आफिया अपनी बहन रबिया से मिली। रूहान खामोशी से मन्नत की तरफ देख रहा था। रूहान खामोशी से मन्नत की तरफ देखा था जो मासूमा रूहान की बहन अहमद, मन्नत का छोटा भाई और शोरियम के साथ बच्चों की तरह लूडो खेल रही थी। तभी हसनाल ऑफिस से आया। वो रूहान का अच्छा दोस्त था। हसनाल ने एक मुस्कान भरी नज़र मन्नत पर डाली जो बच्चों की तरह खेल रही थी। रूहान की नज़र हसनाल पर पड़ी जो मन्नत को ही देख रहा था। इसके तन बदन में आग सी लगी। वो हसनाल का दोस्त था, लेकिन मन्नत उस पर उसकी नज़र रूहान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। इसका बस ना चला वो हसनाल को मार दे। फातिमा सबके लिए चाय लाई। हसनाल ने चाय का कप उठाया, रूहान को दिया। इसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। क्या हुआ यार, गुस्से में क्यों है? ऐसे क्यों देख रहा है? तेरी बहन चुराई है क्या? रूहान जो दिल में गुस्से के की आग लिए बैठा था, चेहरे पर मुस्कुरा कर कहा, नहीं यार, सर में दर्द है, ये लो फिर चाय। हसनाल ने कहा। रात का वक्त था। सब घर वाले खाना खा रहे थे। आफिया और रूहान जा चुके थे। मासूमा मन्नत के पास ही रह गई। मासूमा जैसे ही कबाब उठाने लगी, शोरियम ने झट से डिश अपनी तरफ कर ली और मासूमा की तरफ नजर दौड़ाई जो इसकी तरफ ही देख रही थी। शोरियम ने इसे देखते ही आंख विंगी। मासूमा ने नजरें झुका ली। इसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। हसनाल भाई, हसनाल के कानों में मन्नत की आवाज़ गूंजी, स्लेट उठा कर दें प्लीज़, मेरा हाथ नहीं जा रहा। हसनाल ने स्लेट उठा कर दी और इसकी तरफ देखने लगा। वो चेहरा झुका के मन्नत ने हिजाब किया हुआ था। हसनाल ने इसके बाल 10 साल की उम्र में देखे थे और दोबारा से देखने की हसरत थी। अगली ही सुबह मन्नत का रिजल्ट था। मासूमा घर जा चुकी थी। मन्नत सोफे पर बैठे इंतजार कर रही थी। इसने नज़र उठाकर देखा तो हसनाल इसके सामने ठहरा था। रोल नंबर बताए, मन्नत ने बताया। कुछ देर बाद हसनाल ने मन्नत की तरफ देखा। क्या हुआ? मन्नत ने कहा, तुम तो फेल हो गई हो। मन्नत सुनते ही रोने लगी। ये तो नहीं हो सकता। हसनाल ने एक नज़र इसके चेहरे पर दौड़ाई। ये रोना बर्दाश्त ना हुआ तो बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो वो इसके सीने से जा लगी। हसनाल ने इसके बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा, इसके सीने से जा लगी। हसनाल को अपने करीब देखकर मन्नत को इसका सांस बंद होता महसूस हुआ। इसकी हिरनी जैसी आंखों में आंसू के साथ खौफ साफ दिखाई दे रहा था। हसनाल ने इसे और अपने करीब किया और अपना चेहरा इसके कान के पास ले गया। हसनाल की इस हरकत ने मन्नत को कांपने पर मजबूर कर दिया। मन्नत का अपने पांव पर खड़े होना मुश्किल लग रहा था। मुबारक को फर्स्ट डिवीजन में पास हो गई। वो साकत से खड़ी रही। जैसे ही हसनाल ने अपना हाथ ढीला छोड़ा तो अचानक से पीछे हुई और बगैर मुड़े तेजी से भागकर अपने कमरे में चली गई। हसनाल जो इसे अंधाधुंध भागता देखकर मुस्कुरा रहा था, अपनी हंसी कंट्रोल ना कर सका। शोरन दीवार के पीछे छुपकर सब देख रहा था। वाह ओए भाई, तू तो बड़ा रोमांटिक निकला, मैं तो इन्हें खड़ूस समझता था। चल बेटा शोरन, तेरी रानी तेरे इंतजार में है। वो हंसता हुआ वहां से चला गया। मन्नत जोर से दरवाजा बंद किया और दीवार के साथ कांपते जिस्म के साथ लगी। इसकी आंखों में आंसू भर आए। वह जानती थी कि हसनाल इसे पसंद करता है, मगर उसे हसनाल से इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। सर ये लें फाइल, इसमें सब चीज़ों की डिटेल मौजूद है। सेक्रेटरी ने रूहान को फाइल देते हुए कहा, ठीक है आप जाएं। रूहान ने कहा। वो हाथ में पेन घुमाते कल का मंजर याद कर था जब हसनाल ने प्यार भरी नज़र मन्नत पे डाली थी। जब वो लूडो खेल रही थी, रूहान तैश में आकर खड़ा हुआ और दाएं हाथ की मुट्ठी बनाकर मेज़ पर मारी। मन्नत सिर्फ मेरी है मिस्टर हसनाल, सिर्फ मेरी। अगर वो मेरी ना हुई तो मैं हर चीज़ को
आग लगा दूंगा। आंखों में तैश लिए रोहान ने कहा, कैसी हो जाने मन, तुम्हारा वो हिटलर भाई कहाँ है? शरीम ने नहायती डटाई से मासूमा की जानिब देखते हुए कहा, थोड़ी सी शर्म करो शरीम, मेरे भाई नहायते ही नरम दिल हैं, बस इन्हें लड़कियों का बाहर जाना पसंद नहीं है। मासूमा ने मुंह फुलाते कहा, अच्छा मजाक है रानी साहिबा। मासूमा ने मुंह बनाए इसे देखा। हाय अल्लाह, ये प्यारा सा मुंह, दिल करता है कि इसका हाथ पकड़ते कहने लगा, चुप, बिल्कुल चुप, शर्म करो, ये रेस्टोरेंट है, छोड़ो मेरा हाथ। हाय मुर्शद, छोड़ो मेरा हाथ। हाय मुर्शद, अभी के लिए तो पीछे हो जाता हूँ, लेकिन शादी के बाद तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा स्वीट हार्ट हो। और वो आंख विंक कर गया। मासूमा शर्म से लाल हो गई और नजरें झुका गई। शाम को सब घर वाले चाय पी रहे थे। मन्नत ने अपने कमरे से बाहर निकलकर एक नज़र घर पर दौड़ाई। हसनाल कहीं नहीं था। वो पुरसकून हुई। वो हसनाल की सुबह वाली हरकत भूली नहीं थी। इसकी हिरनी जैसी आंखों में अभी भी खौफ मौजूद था। वो आसिया से चलती टीवी लॉन्च में आई, जहां बाकी घर वाले मौजूद थे। अहमद रबिया के साथ बैठकर खिलौनों से खेल रहा था। मन्नत ने एक प्यार भरी नज़र अपने भाई अहमद पर डाली, जो खेलने में मसरूफ था। बाबा, आज भी आप लेट घर आए, आज मेरा रिजल्ट था। अब तो आप सब भूल जाते हैं। मन्नत ने मुंह बनाते हुए अपने वालिद अरसलान से कहा, अरे मेरी जान, मेरी गुड़िया, मैंने ही बोला था आज बहुत मीटिंग थी और मुझे पता है मेरी बेटी बुरे नंबर ले ही नहीं सकती। हसनाल ने मुझे बता दिया तुम्हारे रिजल्ट के बारे में। तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा मिठाई लाया हूँ और तुम्हारे लिए ड्रेस भी लाया हूँ। शुक्रिया बाबा, मन्नत ने अरसलान साहब को गले लगाकर कहा। उन्होंने मन्नत का माथा चूमा और गले से लगा लिए। एक बेटी के लिए बाप की मोहब्बत बहुत अहम और बाप का साया बहुत बड़ी नेमत होती है, जिसके साय में बेटी महफूज होती है। मासूमा किचन में आफिया की मदद करवा रही थी जब रोहान गुस्से से किचन में दाखिल हुआ और मासूमा को बाजू से पकड़कर अपने मुकाबले खड़ा किया और एक जोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर सीध किया। क्या करने गई थी शरीम के साथ रेस्टोरेंट? रोहान ने इसके नाजुक चेहरे को सख्ती से दबोचते हुए कहा, भाई वो क्या वो मैं? रूहान ने गिरफ्त और मजबूत करते हुए कहा। मासूमा की आंखों से आंसू बहने लगे। हम तुम्हें कॉलेज इसलिए भेजते हैं कि तुम लड़कों के साथ घूमने फिरने जाओ। बेटा क्यों मार रहे हो? क्या हुआ है? छोड़ दो इसको। रोहान, आफिया ने कहा तो उसने मासूमा को पीछे की तरफ धक्का दिया। अम्मी, ये शरीम के साथ रेस्टोरेंट में थी, मेरा क्लाइंट के साथ ऑफिशियल डिनर था और ये मोहतरमा इसके साथ सैर सपाटे कर रही थी। आज के बाद तुम इस घर से बाहर कदम नहीं निकालोगी। रोहान ने मासूमा की तरफ उंगली उठाकर इशारा करते हुए कहा, रिश्ता ढूंढे और इसका, और जल्दी इसे निकालें यहाँ से। रोहान वहां से गुस्से की हालत में निकला और बाहर चला गया। आफिया ने मासूमा पर एक गुस्से भरी नजर डाली, जो नीचे मुंह किए मुसलसल रोए जा रही थी, और वो रोहान के पीछे की, लेकिन वो जा चुका था। मासूमा जो किचन से बाहर निकल आई थी, कमबख्त, तुझे इसलिए भेजते हैं हम कॉलेज, चल तो तेरा तो बंदोबस्त करती हूँ मैं। नहीं अम्मी, माफ़ कर दे, मैंने कोई गलत हरकत नहीं की। शरीम और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं बस। आफिया ने एक जानदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा और उसे घसीट कर कमरे में ले गई। साइड टेबल पर पड़ा मासूमा का मोबाइल उठाया और कमरे को लॉक कर गई। वो बेड पर औंधे मुंह लेटे रोने लगी। ईशा की नमाज का वक्त हुआ। मन्नत ने वुजू किया और नमाज अदा की। वो अभी अपने बिस्तर पर आकर बैठी ही थी कि इसका मोबाइल फ़ोन बजा। लैला लिखा था। मन्नत ने कॉल उठाई तो लैला ने सलाम किए बगैर ही वही दोस्तों वाले शिकवे शिकायत शुरू कर दिए। कहाँ गुम हो बेवफा, कोई लिफ्ट ही नहीं है, इतनी पुरानी दोस्त हो तुम्हारी, फिर भी तुम टाइम नहीं देती। लैला ने कहा, अरे अरे सांस तो लो एक साथ, इतने सवाल तो मैं मसरूफ थी। तुम कैसी हो, क्या कर रही हो? मन्नत ने कहा, क्या कर सकती हूँ, अभी बर्तन धो के आई हूँ। काश मेरे पास अलादीन का चिराग होता, मैं इसके जिनसे बर्तन धुलवाती। तौबा तौबा, कितनी नकम्मी हो तुम, बर्तन नहीं धो सकती। मन्नत ने कहा, आगे क्या करने का इरादा है? मन्नत, मैं तो बीएस करूंगी इंग्लिश में। अब इंग्लिश में भी? लैला, वाह सेम, मज़े की बात है। हाँ, मन्नत ने कहा और फिर वो बातों में मसरूफ हो गई। रोहान जो घर से दूर किसी सुनसान जगह पर बैठकर मासूमा के बारे में सोचा था, इसने किस कदर मारा उसे, भला वो अपनी गुड़िया जैसी बहन को कैसे मार सकता है। इसी वक्त इसका मोबाइल बजा। अली लिखा था। रोहान का बेहतरीन दोस्त था, लेकिन इसने कॉल काट दी और मोबाइल बंद कर दिया। आफिया जो परेशान हा रोहान के बारे में सोच रही थी, रात के 11 का वक्त था, वो अब तक घर नहीं लौटा था। वो इसे अनगिनत कॉलें कर चुकी थी। अब तो मोबाइल भी पावर ऑफ आ रहा था। वो परेशान हाल होकर टहलने लगी। एक हफ्ते बाद शोरीम जो परेशान हाल मासूमा के बारे में सोच रहा था, क्या होगा आखिर, एक हफ्ता हो गया, ना कॉल, ना मैसेज और ना ही कॉलेज जा रही है। इसके चेहरे पर परेशानी साफ ज़ाहिर थी। हसनाल ने एक नज़र शोरीम पर डाली और कोनी मारते हुए पूछा, क्या हुआ आज हमारा चलता फिरता लतीफ़ा उदास क्यों है? नहीं ऐसी तो कुछ नहीं है। शरीम ने बगैर ऊपर देखे जवाब दिया और नजरें झुकाए खाना खाने लगा। हसनाल ने इसके चेहरे की जानिब देखा जो उदास था। हसनाल भी खामोशी से अपना बचा हुआ खाना खाने लगा। रोहान बेटा आज जल्दी वापस आ गया ऑफिस से? आफिया ने किचन से आवाज़ लगाई। जिमी, काम जल्दी ख़त्म हो गया था। वो सोफे पर कमर टकाए बैठा था। मासूमा, पानी ला दो। वो जो डरी सहमी सी एक कोने में ठहरी थी, वो किचन में गिलास लेने भागी। फिर से ठंडा पानी निकालकर गिलास में डाला और कामते हाथों से रोहान को दिया। रोहान ने पानी पीकर एक नज़र मासूमा पर डाली, जिसकी रो रो कर आंखें सूजी हुई थी।
इधर आओ मेरे पास। रूहान ने मासूमा का हाथ पकड़ के इसे अपने साथ बैठाया। वो कांपते जिस्म के साथ इसके साथ बैठ गई। रूहान ने इसके चेहरे को अपने हाथों में लिए जिस पर मारने के निशान मौजूद थे। अगर शोरीम तुम्हारे साथ सीरियस है तो इसे बोलो कि वो रिश्ता लेकर आए, वरना मैं तुम्हारी शादी अपनी मर्जी से कर दूंगा। अब्बू की वफात के बाद मैं इस घर का बड़ा हूँ और तुम मेरी छोटी बहन हो, बहुत अजीज हो, तुम्हारा अच्छा चाहता हूँ। शोरीम को बोलो कि अपने घर वालों को भेजो और कल से तुम कॉलेज जाओ। तुम्हारा फर्स्ट ईयर के पेपर शुरू होने वाले हैं। मैं खुद तुम्हें छोड़ने जाऊंगा और लेने आऊंगा, और अगर तुम दोबारा वहां से बाहर की तो जान से मार दूंगा तुम्हें। जी जी भाई। और वो रूहान के गले लग गई। आफिया दोनों में सुलह देखकर बहुत खुश हुई। शोरीम अपने कमरे में मुंह बनाए बैठा था जब दरवाजे पर दस्तक कोई आ जाए। हसनाल चलता हुआ बेड के पास आया। शोरीम का बाजू से पकड़ कर अपने सीने से लगाया। क्या हुआ मेरे शेर को? आज से पहले तो ऐसे उदास कभी नहीं हुए। शोरीम की आंखों में आंसू आ गया। हसनाल हैरान रह गया। ये भी रोता है भाई? शोरीम ने मध्यम आवाज में हसनाल को कहा। जी भाई की जान, क्या हुआ बताओ मुझे। भाई मासूमा, क्या हुआ? मासूमा को मैं से पसंद करता हूँ। हम रेस्टोरेंट में गए थे, फिर इस दिन के बाद वो कॉलेज नहीं है। ताई ने कॉल की थी लेकिन आंटी ने नहीं उठाई। भाई वो कैसी होगी? कहीं रूहान भाई ने हमें देख तो नहीं लिया? हसनाल ने पहली बार शोरीम को मासूमा के लिए रोते देखा। तभी शोरीम के मोबाइल पर कॉल आई। लाइफ लाइन मासूमा की कॉल थी। शोरीम की खुशी की इंतहा ना रही थी। उठाओ, हसनाल ने कहा। शोरीम ने कॉल अटेंड की। शोरीम, मासूमा ने रोते हुए कहा। क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? फिर मासूमा ने एक ही सांस में एक हफ्ते का किस्सा सुना डाला। शोरीम भाई कह रहे हैं कि अगर तुम रिश्ता ना लाए तो वो मेरी शादी कहीं और कर देंगे। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता। मासूमा ने कॉल कट कर दी। हसनाल जो सब कुछ सुन चुका था, स्पीकर ऑन था। मैं अम्मी से कहता हूँ वो रिश्ता लेकर जाएं, लेकिन भाई आप बड़े हैं, पहले आपकी होनी चाहिए। अम्मी नहीं मानेगी, मान जाएंगी, मैं मना लूंगा। शोरीम हसनाल के गले लग गया क्योंकि वो इसका लाडला था। लाउंज में अकील और अरसलान साहब बैठे न्यूज़ देख रहे थे। अकील ने अरसलान से पूछा, अनाज़ा का दाखिला हो गया? अनाज़ा मन्नत का असल नाम था। चलें शुक्र है। मन्नत जो असर की नमाज अदा करने के बाद नमाजी शक्ल में दुपट्टे में बैठी थी, इसे हसनाल की वो हरकत याद आई तो वो घबरा गई। लेकिन हसनाल ने मन्नत के दिल पर दस्तक दी थी। मन्नत कमरे से बाहर निकली तो बाहर अहमद खिलौनों से खेल रहा था। आपी आपी देखिए, मुझे मैम ने गाल पर स्टिकर बनाया, मैंने सारा होमवर्क किया था, शाबाश मेरा क्यूट बेबी। मन्नत ने अहमद के गाल पर किस किया और लॉन्च की तरफ बढ़ गई। सब लॉन्च में बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम। मन्नत ने लॉन्च में दाखिल होते सलाम किया। वालेकुम सलाम। आज मेरी बेटी कमरे से बाहर नहीं आई। अकील साहब ने अपने साथ बैठने का इशारा करते हुए कहा। जी चाचू, आज पहला दिन था यूनिवर्सिटी का, बस असाइनमेंट बना रही थी। अरसलान साहब जो जो इनकी तरफ देख रहे थे बोले, अरे भाई कोई मेरी तरफ भी तवज्जो दें। दो इस बात पर सब हंसने लगे। तभी हसनाल लॉन्च में और मन्नत की तरफ देखा तो मन्नत ने नजरें चुरा ली। हसनाल इसे देखकर हल्की सी मुस्कान चेहरे पर सजाई। दोनों बहुत दिन बाद आमने सामने आए थे। मन्नत इसके गले लगाने वाली हरकत के बाद इसके घर मौजूदगी में भी कमरे में रहती थी। अरे बरखुदार खैर है, आज दोनों भाई कमरे में थे, कोई नाराजगी है क्या? नहीं बाबा, मुझे आपसे कुछ अहम बात करनी है। कील और बाकी सब इसकी तरफ मतवज्जो है। हसनाल ने सोफे पर बैठते ही कहा। बाबा मैं चाहता हूँ आप आफिया आंटी के घर मासूमा का रिश्ता लेकर जाएं। सबने हैरानी से इसे देखा। मन्नत जिसका दिल इसके हलक में आ गया था। हसनाल मासूमा को पसंद करता है। मन्नत ने जख्मी दिल से अपने आप से कहा। हसनाल मासूमा को पसंद करता है। मन्नत ने जख्मी दिल से अपने आप को कहा। कील साहब ने हसनाल को गौर से देखा। क्या तुम मासूमा को पसंद करते हो? अगर हाँ तो मैं बताता चलूँ कि वो तुमसे बहुत छोटी है। हम कैसे जाए रिश्ता लेकर? तुम्हारे बाबा ठीक कह रहे हैं। फातिमा ने कहा। अम्मी अब्बू, मैं अपने लिए नहीं, शोरीम के लिए जाने का कह रहा हूँ। वो मासूमा को पसंद करता है। फिर से सारी बात सबको बताइए। हर कोई परेशानी से एक दूसरे को देख रहा था। मन्नत के दिल को करार आया और शुक्र अदा किया कि, और फिर खुद ही हैरान हुई कि आखिर वो क्यों सोच रही है ये सब कुछ। वक्त के लिए हर तरफ खामोशी छा गई। असलान साहब खामोशी तोड़कर अब हसनाल से मुखातिब हुआ। बेटा तुम बड़े हो, पहले तुम्हारी होनी चाहिए ताईजान, लाजमी नहीं पहले बड़े की हो। अगर हम शोरीम का रिश्ता ना लेकर गए तो वो इसकी शादी कहीं और कर देंगे। तुम ठीक कह रहे हो। मासूमा एक अच्छी शरीफ बच्ची है। कील तुम आज ही कोई फैसला करो। शोरीम मुझे बहुत अजीज है, मैं नहीं चाहता कि इसकी ज़िंदगी खुशियों से महरूम हो, लेकिन भाईजान वो दोनों अभी बहुत छोटे हैं। मैं जो फैसला लेना है ले लो। थोड़ी देर की खामोशी के बाद वकील साहब ने अपना फैसला सुना दिया। ठीक है, हम कल जाएंगे इनके घर। कल ही नहीं, आज। हसनाल ने कहा। लेकिन बेटा बाबा प्लीज़, शोरीम की खुशियों की खातिर। अच्छा ठीक है। मन्नत के दिल में लड्डू फूट रहे थे कि इसकी दोस्त, इसकी भाभी। हसनाल वहाँ से जल्दी से उठा, शोरीम के पास गया। क्या कहा? अबू ने भाई मान गए हैं मेरी जान, आज शाम जाएंगे हम। शुक्रिया भाई। शाम का वक्त हुआ। सब घर वाले आफी के घर में मौजूद थे। शोरीम को घर ही छोड़ आए थे ताकि रूहान गुस्सा न करे। चंद हाल अहवाल के बाद फातिमा रिश्ते का जिक्र किया। रूहान खामोशी के साथ मन्नत पर नजर टिकाए हुए था। रिश्ते की बात सुनकर वो फातिमा की तरफ मतवज्जो हुआ। देखें, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। शोरीम अच्छा बच्चा है, मैं जानती हूँ वो मासूमा का ख्याल रखेगा। हमें इस रिश्ते से कोई इतराज़ नहीं है। दोनों के गलत कदम उठाने से बेहतर है कि शादी कर दी जाए। हमें भी कोई इतराज़ नहीं है। कील ने रूहान की तरफ देखा। हर तरफ खुशी का समा था। रात के 2 बज रहे थे। मन्नत की आंख खुली, प्यास से हलक खुश्क हो चुका था। साइड टेबल पर जग खाली था। वो
नीम आंखों से बिस्तर से उतरी और कमरे से बाहर आ गई। हर तरफ अंधेरा था, बस एक लाइट जल रही थी। वो किचन में गई, पानी गिलास में भरा और पीने लगी। गिलास रखकर जब वो मुड़ी तो देखा कि हसनाल इसके सर पर खड़ा था। इसे देखकर 2 कदम पीछे हुई। आप इस वक्त यहाँ? वो 2 कदम आगे आया और इसके करीब हुआ। क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता? मन्नत इसे अपने पास देखकर कांपने लगी। हसनाल जो नजरें जमाए से देख रहा था, आज इसके बाल खुले थे। इसकी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। मन्नत भी भूल गई थी कि वो बगैर दुपट्टे के इस हालत में तो कहर ढा रही हो तुम। वो दीवार के साथ लग गई। हसनाल ने दोनों बाजू दीवार पर रखी, अपना चेहरा इसके करीब किया और इसने डर से आंखें बंद कर दी। तुम्हें क्या लगा मैं मासूमा को पसंद करता हूँ और अपने लिए रिश्ते का कहा? वो जो इसे अपने करीब देखकर वैसे ही कांप रही थी। इसने बामुश्किल ही हलक से आवाज़ निकाली, नहीं नहीं नहीं। तो मैं भला क्यों ऐसा सोचने लगी? जिससे मर्जी शादी करे, मुझे क्या? अच्छा तो तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया था? तो मैं क्या लगा मैं इतना मसरूफ था कि बात करने में कि तुम्हारी तरफ तवज्जो नहीं थी। मन्नत ने हैरत से देखा। आपको कैसे पता? हसनाल हल्का सा मुस्कुराया और उसके करीब होते इसके कान ने सरगोशी की। क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और जिनसे मोहब्बत हो सब पता चल जाता है। मन्नत का जिस्म ठंडा पड़ चुका था। जब तुम 15 साल की थी और मैं 20 साल का था जब मुझे पहली दफ़ा मोहब्बत का एहसास हुआ, लेकिन अब ये मोहब्बत इश्क में तब्दील हो गई है। लेकिन आप मुझसे बड़े हैं तो क्या हुआ? अगर बड़ा हूँ तो आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं? क्यों नहीं सोच सकता? हसनाल ने अपनी शहादत वाली उंगली से इसके चेहरे पर पड़े बाल पीछे की और एक मुकम्मल निगाह इसके वजूद पर डाली। दूर हटे। मन्नत ने दोनों हाथ इसके सीने पर रखे और पीछे करने की कोशिश की, मगर बेसुध। हसनाल ने इसे बाजू से पकड़े, अपने सार लगाए, अपनी उंगली इसकी थोड़ी पर रखी और चेहरा ऊपर किया और अपने होंठ इसके गाल के करीब किए तो वो फौरन पीछे की तरफ हुई। ये क्या कर रहे हैं आप? हसनाल ने इसे गोद में उठाया और इसके कमरे में ले आया और इसे बेड पर बैठाया और खुद इसके कदमों में बैठ गया और मन्नत की गोद पर सर रख दिया। मन्नत को ठंडे पसीने आ रहे थे। प्लीज़ आप यहाँ से चले जाएं, कोई देख लेगा। हसनाल ने एक नज़र इसके शफाफ चेहरे पर डाली। आई लव यू जवाब दे दो इसका। चला जाऊंगा पक्का। फिर अपने हाथ से इसके चेहरे को छुआ। प्लीज़ चले जाएं। ओके, लेकिन मुझे जल्दी जवाब चाहिए। फिर वहाँ से उठकर चला गया। मन्नत धड़कते दिल के साथ इसे जाता देख रही थी। वो बेजान महसूस कर रही थी। वहां से वो उठी और जाकर दरवाज़ा बंद किया और वापस आकर बिस्तर पर लेट गई। हसनाल अपने कमरे में आकर अब भी इसके बारे में सोच रहा था। सब सो चुके थे लेकिन 2 दिल रखने वाले जाग रहे थे। सारे घर में शादी वाला माहौल था। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। रबी और फातिमा तैयार होकर कामों में मसरूफ थी। हमें खुशी से घर में इधर उधर भाग रहा था। शरीम कमरे में तैयार हो रहा था। हसनाल कैटरिंग वालों से कुछ बोल रहा था। कील और हसनाल भी साथ ही ठहरे थे। मन्नत अपने कमरे में तैयार होकर अपने आप को शीशे में देख रही थी। स्काई ब्लू कलर का फ्रॉक जो उसके पाँव तक आ रहा था, हल्का पिंक मेकअप आज मामूल से ज़्यादा प्यारी लग रही थी। बाल भी खुले रखे थे। वो कमरे से निकलकर लॉन्च में आई जहाँ फातिमा और रबिया मौजूद थी। माशाल्लाह मेरी जान तो आज चांद का टुकड़ा लग रही है, फातिमा ने कहा। रबिया ने कहा। फातिमा ने प्यार से मन्नत की तरफ देखा और चेहरे को सुलाया। अरसलान और वकील दोनों इनके पास है। मिठाई आ गई है, बाकी चीज़ें भी तुम दोनों जाकर गाड़ी में सेट करवा दो, हमारे हैं। ज़रा लाइटिंग वालों को देख लें। सब बाहर चले गए। मन्नत तो वहां से जाने लगी तो अचानक किसी ने इसका हाथ थाम लिया और अपनी तरफ खींचा। वह हसनाल था, जिद्दी। इसने इसे दीवार से लगाया। इसे अपने सामने देखकर तो मन्नत के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो 2 हफ्तों से इससे छुपती फिर रही थी तो आज पकड़ी गई। बहुत हसीन लग रही हो। और आंख विंक की। मन्नत ने आंखें फाड़ के उसे देखा। शर्म नहीं आती आपको? कैसी बातें कर रही हैं आप? शर्म वो क्या होती है? वैसे शक्ल से तो आप बिल्कुल ऐसी नहीं लगते। हसनाल को एकदम से कहका निकला। दरअसल मोहब्बत में सब जायज़ है। अब ऐसे ही तंग करूंगा, तुम्हें आदत डाल लो। 2 हफ्ते पहले कुछ कहा था, अभी तक जवाब नहीं दिया। आज तो जवाब लेकर जाऊंगा। और ये क्या 2 हफ्तों से मुझसे छुपती फिर रही हो? अगर दोबारा ऐसा किया तो कमरे में आ जाऊंगा। और चुप करें, छोड़ें, कोई देख लेगा। ना ना मैडम, आज तो जवाब लेकर ही जाऊंगा। छोड़े हसनाल प्लीज़। छुड़ा सकती हो तो कोशिश करके देख लो। हर कोशिश बेसुध होगी। बोला ना मेरी जान, बोलो। इससे पहले कि मैं कुछ कर दूं तुम्हारे साथ। ये सुनते ही मन्नत के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि इसके सामने हसनाल अकील था और इससे किसी भी चीज़ की तवक्को की जा सकती थी। फिर वो वक्त आया जब इसने आंखें बंद करके एक ही सांस में अपनी मोहब्बत का इकरार किया। आई लव यू टू। उफ, थैंक्स मेरी जान, मेरा हाथ छोड़ दें। ओके, इसने हाथ छोड़ दिया। तब ही अहमद भागता हुआ, हसनाल भाई आपका बाबा बुला रहे हैं। हसनाल ने इसे गोद में उठाया और चला गया। वो कुछ देर धड़कते दिल के साथ वहीं ठहरी रही। तभी सीढ़ियों से उतरता शोरीम दिखाई दिया। वो दूल्हा बनकर बहुत खूबसूरत लग रहा था। मन्नत चलती हुई शोरीम के पास की। वाह यार, आज तो बहुत ही अच्छे लग रहे हो। मन्नत ने इसे देखते कहा। माशाल्लाह, बोलो, नजर मत लगा देना मुझे। और साथ ही शोरीम ने मुस्कान दबाई। लग ही ना जाए तुम्हें नजर जिन कहीं की। और मन्नत ने मुंह बना ली। ये सब तुम लड़कियां एक जैसी क्यों होती हो, मुंह बनाने वाली? मन्नत हंस दी और उसके कंधे से पकड़कर अपनी तरफ खींचा, क्योंकि वो कदम में इससे बड़ा था। ये जो तुम अभी नखरे दिखा रहे हो ना, मासूमा तुम्हें सीधा कर देगी और तुम ही जोरों के गुलाम बनकर घूम रहे होगे।
ऐसा कभी नहीं होगा। शोरम ने मन्नत की तरफ देखकर कहा। ही वो फिर से हंसी। तुम जैसे लोग होते हैं जो कहते हैं लाशें बिछा देंगे और बाद में बीवी के बिस्तर बिछा रहे होते हैं। ये कहकर उसने शोरम का कंधा छोड़ा और जोर से हंस दी। शोरम मुंह बसूरे से देख रहा था। अगर तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त और कज़न ना होते तो मैं तुम्हें लाजिम मारता। वो तबके से देख रहा था और वो मुस्कान दबाए से देख रही थी। अरे तुम दोनों यहाँ हो? फातिमा ने शोरम को प्यार करते हुए कहा। चलो भाई, देर हो रही है, जाना नहीं है क्या? जी चले, मन्नत ने कहा। शोरम जाते जाते रुका। अम्मी जी, अम्मी की जान, अम्मी घोड़ा आ गया। घोड़ा? जी घोड़ा? अब जाहिर है इसकी इस घर की पहली शादी है, घोड़े पर सवार नहीं होगा तो गरीब आदमी वाली फीलिंग आएगी। फातिमा ने एक गुस्से वाली नज़र शोरम पर डाली। अरे घोड़े को छोड़ो, पीछे वाले महल्ले में एक आदमी के पास गद्दा है, अगर बोलो तो वो अरेंज करा ले। शोरम के पीछे खड़ी मन्नत ने कहा तो शोरम पीछे मुड़ा और एक थप्पड़ इसके सर पर मारा। मैं क्यों जाऊं गधे पर? क्योंकि वो तुम्हारे जैसा है इसलिए, मन्नत ने हंसते हुए कहा। शोरम का जैसे दिमाग ही घूम गया। उफ, ये तुम दोनों भी ना, चलो अब देर हो रही है, फातिमा ने कहा तो वो इनके साथ ही चल पड़े। आफिया का घर सजा हुआ था। निकाह सादगी से था, लिहाजा ज्यादा मेहमान नहीं थे। मासूमा की दोस्तें और चंद एक फैमिली मेंबर से मासूमा की दोस्तें मासूमा के साथ बैठी पिक्स बना रही थी। रूहान और आफिया बारात में मेहमानों के इस्तकबाल के लिए तैयारी करते। मासूमा दुल्हन बनी बैठी थी, सुर्ख जोड़े में नहाई थी, खूबसूरत लग रही थी। बारात आ चुकी थी, सब ने इनका इस्तकबाल किया। रूहान एक नज़र मन्नत को देखा, वो बहुत प्यारी लग रही थी, मगर वो हसनाल की तरफ देख रही थी। रूहान ने हसनाल को देखा तो वो भी मन्नत को देखकर मुस्कुरा रहा था। रूहान को तो जैसे करंट सा लगा। सब बहुत खुश थे, बस रूहान जल रहा था। मन्नत भागती हुई मासूमा के पास की और जाकर इसे गले लगा लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, यू लुकिंग ब्यूटीफुल। शुक्रिया जनाब, मासूमा ने मन्नत को गले लगाते कहा। कुछ देर के बाद निकाह हुआ और रात के वक्त सब दुल्हन लिए घर पहुंचे। मेहमानों की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। शोहरी में मासूमा स्टेज पर बैठते नहायत ही खुश थे। मन्नत अपनी दोस्त लैला के साथ बातों में मसरूफ थी। हसनाल अपने दोस्तों के साथ था, लेकिन नजरें मन्नत पर जमी हुई थी। आज वो इससे मामूल से ज्यादा प्यारी लग रही थी। घर वाले मेहमानों के साथ मसरूफ थे। घर को बहुत अरसे बाद खुशियां घेरा था। अगली सुबह उठ जाओ, जाने मन 7 बज रहे हैं। शरीम ने मासूमा के चेहरे को सराहते हुए कहा। हम उठ रही हो, आज तो कुछ ज्यादा ही प्यारी लग रही हो। अब उठ जाओ, बच्चे की जान लोगे क्या? मासूमा ने पूरी आंखें खोलकर इसे देखा। बस बस, ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो, तुम्हारी वजह से बहुत मार खाई है मैंने। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम माजी की हर बुरी चीज भूल जाओगी। मासूमा एक बात पूछूं? जी पूछिए। रूहान भाई का मूड कुछ ठीक नहीं था। क्या वो हमारी शादी से खुश नहीं है? मासूमा का चेहरा जैसे उतर गया। बामुश्किल आवाज निकाली। नहीं तो वो तो बस मेरी वजह से उदास थे। हम ठीक है, तैयार हो जाओ, सब नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। और आंख विंक कर गया। वो हल्का सा मुस्कुरा दी। टेबल पर नाश्ता लग चुका था, सब नाश्ते करने में मसरूफ थे। जल्दी से नाश्ता करो, सब आज वलीमा है और वो बहुत से काम करने हैं। फातिमा ने कहा। अम्मी आप फिक्र न करें, सब हो जाएगा। शाम का वक्त था, पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। मासूमा पिंक कलर का लिबास पहने फूलों से बनी स्टेज पर शरीम के साथ बैठी थी। दोनों नहायत ही खुश थे, घर वाले मेहमानों के साथ थे। मन्नत मुसलसल गुस्से से हसनान की जानिब देख रही थी, जो रूहाना और अपनी बाकी दोस्तों के साथ बैठा गप्पे लगा रहा था। इसने एक दफ़ा भी मन्नत की तरफ नहीं देखा था। वो ब्लैक कलर के लिबास में कोई होर लग रही थी, मगर वो था जिसने एक दफ़ा भी इसे नहीं देखा था। वो गुस्से से उठी और अंदर चली गई। अंदर वो सीढ़ियों पर बाजू में मुंह दिए बैठ गई। खड़ूस कहीं का, एक दफ़ा भी मेरी तरफ नहीं देखा। समझता क्या खुद को? तुम्हारे दिल का शहजादा समझता हूँ खुद को। और वो हल्का सा हंस दिया। मन्नत ने चेहरा ऊपर करके देखा था, उसनाल इसके सामने खड़ा था। मन्नत को और भी गुस्सा आया। इस पर अब क्यों आए हैं आप? मैं आपके लिए तैयार हुई थी, आपने एक दफ़ा भी मेरी तरफ नहीं देखा। इसने मुंह बसूरते हुए कहा। तुम कभी बुरी लगी ही नहीं सकती। हसनाल अब इसके साथ सीढ़ी पर बैठ गया, इसका हाथ थामा। तुम तो मेरी जान हो, मैं तो बस तुम्हें तंग कर रहा था। और वो मन्नत की शक्ल देखकर हंस पड़ा, जिस पर मन्नत को और भी गुस्सा आया। मेरी बात सुने, आइंदा आपने मुझे इग्नोर किया तो फिर किसी दिन ऐसे ही मुझसे पिट जाएंगे। आप अच्छा तो मुझे पीटोगी? हाँ बिल्कुल, मारकर दिखाना जरा। हसनाल शौकी हुआ। आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। हसनाल ने लापरवाही से कहा। मन्नत ने आगे होकर इसकी गाल खींची और इतनी कसकर खींची कि दर्द की शिद्दत से करा रहा था वो। हसनाल फौरन वहां से अपनी गाल मसलता उठ खड़ा हुआ। जालिम, इतनी जोर से कौन खींचता है? मैं, दांत निकालते मन्नत ने फखरी अंदाज में कहा। वो अपनी जगह से उठी, हसनाल के मुकाबले खड़ी थी। इसने अपनी गालों को दोनों हाथों से छुपा दिया तो मन्नत ने इसके बाजू पर चुटकी काटी। इसके एक हाथ अपने बाजू पर रख दिया। अल्लाह तुम इतनी जालिम हो, मुझे आज पता चला। मन्नत हंस दी। आइंदा अगर मुझे इग्नोर किया तो तुम्हारे बाल सर से अलग कर दूंगी। उसने उंगली के इशारे से मुस्कुराते हुए कहा। हसनाल रोनी शक्ल बनाकर से देख रहा था, इसे यकीन ही ना आया कि वही मन्नत है। मासूम और खामोशी सी। रुको जरा बताता हूँ तुम्हें। वो जैसे ही आगे आने लगा, लैला ने आवाज लगाई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो बाहर चलो। हाँ चलो। मन्नत ने फातिहाना मुस्कुराहट से हसनाल की जानिब देखते हुए कहा। मन्नत ने आंख विंक की तो हसनाल मुस्कुरा दिया। हसनाल भी बाहर चला गया, लेकिन कोई तो था जो इन दोनों के दरमियान था, जो सब कुछ देख चुका था। वो रूहान था। खिड़की में सब देख चुका था। गुस्से से अपने कदमों पर ठहरना मुश्किल हो गया था। 1 साल पहले
अनाज़ा मन्नत का असल नाम है अनाज़ा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता, मेरे जज्बात सच्चे हैं। मन्नत ने गुस्से से इसकी तरफ देखा और जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा। अगर आइंदा आपने मुझे से ऐसी बात की तो मैं बाबा जान को बता दूंगी। अपनी हद में रहे, आप सिर्फ मेरे कज़न और भाई हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और आस्ता सा वो ख्याल धुंधला होता चला गया। मैंने तुम्हारे लिए थप्पड़ बर्दाश्त किया, मुझे लगा शायद तुम अभी छोटी हो इसलिए मेरी बात नहीं समझी, लेकिन मैं गलत था। आप देखो असनान, मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। मैं तुमसे मन्नत को छीन लूँगा और तुमसे मोहब्बत की कीमत, और तुम इस मोहब्बत की कीमत चुकाओगे। तुम सिर्फ मेरी हो। वो गुस्से से बोलता वहाँ से चला गया। वलीमे की तकरीब अच्छे से गुजरी। तुम अंदर हसनान भाई के साथ क्या कर रही थी? लैला ने शकीनी गांव से मन्नत की तरफ देखा। बाद में बताऊंगी। ठीक है। लैला को जैसे शक हुआ। एक हफ्ते बाद, बेटा तुम दोनों नाश्ता कर लो। नहीं अम्मी, हम बाहर से कुछ खा लेंगे, फिर इसे कॉलेज छोड़कर मैं यूनिवर्सिटी चला जाऊंगा। शरीम ने फातिमा से कहा, अच्छा बेटा ठीक है। असनान, अकील और असलान आज जल्दी ऑफिस से चले गए थे। मन्नत घर पर थी। रबिया और फातिमा नाश्ते के टेबल पर आ बैठी। बहुत थकान हो गई। फातिमा भाभी, आप क्या सोच रही हैं? पता नहीं ये दोनों इस रिश्ते को निभा पाएंगे या नहीं। फातिमा ने मायूसी से सर झटका। मायूसी वाली बात ना करें भाभी, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। रबिया ने फातिमा के हाथ को थपथपाया। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़, क्या बातें हो रही हैं, ज़रा मुझे भी तो बताएं। मन्नत ने नाश्ते की मेज़ पर बैठते हुए इन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, मैं भाभी को कह रही थी कि शादी की वजह से बहुत थकन हो गई। हाँ अम्मी, बहुत थक गए हैं। एक हफ्ता गुजर गया है लेकिन अभी तक थकन है। अच्छा चलें नाश्ता तो करें आप दोनों। मन्नत ने आमलेट फातिमा के आगे रखते आंख विंग की। बहुत शैतान हो गई हो तुम। फातिमा ने मन्नत का हल्का सा कान पकड़ते हुए कहा। शाम का वक्त था, तैयार हो गई हो? शाम का वक्त तैयार हो गई हो मासूमा? जी शरीम, बस 2 मिनट। शरीम ने एक नज़र इस पर डाली जो आईने के आगे खड़ी अपने बाल ठीक कर रही थी। बहुत खुश हो भी तुम? शरीम ने मासूमा को देखते हुए कहा। हाँ तो मैं अपनी अम्मी से मिलने जा रही हूँ ना। खुश तो होंगी। इसने सवाल नजरों से शरीम को देखा। होना चाहिए, लेकिन रहने नहीं दूंगा तुम्हें। क्यों? मासूमा की खुशी जैसे आधी हो गई थी। क्योंकि मैं आपको याद करवाऊंगा इसलिए। अच्छा, मैं अम्मी को बताने जा रहा हूँ कि हम जा रहे हैं, तुम जल्दी से नीचे आ जाओ। के शरीम के कमरे से बाहर जाते ही वो सोफे पर बैठ के और दिल में वो शर्त याद की जो इन दोनों की शादी के लिए रूहानी रखी थी। इसके चेहरे पर परेशानी साफ जाहिर थी। क्या बोलूंगी भाई से, कैसे बताऊंगी शरीम को कि भाई ने किस शर्त पर शादी करवाई थी मेरी? ए मेरे रब, मैं क्या करूँ? अगर शरीम को पता बताया तो वो बहुत गुस्सा करेगा, और गनाह बताया तो रोहान भाई मुझे जान से मार देंगे। वो पाँव पटकते उठी और जाने लगी। शरीम फातिमा को बता चुका था अम्मी हम जाएंगे। मासूमा ने फातिमा को देखा। हाँ बेटा, जो अपनी अपनी अम्मी को मेरा सलाम कहना। शरीम और वो दोनों जा रहे थे कि मन्नत ने रास्ता रोक लिया। वाह यार, बड़ी दावतें हो रही हैं तुम दोनों की आजकल, मज़े हैं तुम दोनों के। तो तुम जल रही हो कि तुम्हें क्यों नहीं बुलाया? शौर्य ने मुस्कुराते कहा, जल्दी है मेरी जूती मिस्टर, और तुम जब से शादी होकर आई है तब से मुझसे बात ही नहीं की। बेवफा। नहीं ऐसा नहीं है। मासूमा परेशानी से कहने लगी, बाद में पूछूंगी, अभी आप दोनों जाओ, लेट हो रहे हो। मन्नत कहती चली गई और वो दोनों भी रवाना हो गए। हसनान अपने दोस्तों के साथ किसी कैफ़े में चाय पी रहा था, और वो ज़्यादा दोस्त नहीं बनाता था। इसके 2 बचपन के दोस्त थे। या तुम कब शादी करो? राफिया ने हसन की तरफ देखते हुए कहा। राफिया, मुझे लगता है इसका इरादा भी शेख रशीद की तरह सिंगर रहने का है। हाँ यार, अवान तो ठीक कह रहा है। वो दोनों हंस पड़े। हसनान इन दोनों को तीखी नज़रों से घूर रहा था। आफे के घर मासूमा के आते ही रौनक जाग गई। सब खाना खा चुके थे। शौर्य रोहान आपस में बातें कर रहे थे। मासूमा ने आफे को गले लगाया था। अब बस करो, छोड़ दो, मुझे चाय बनानी है। मासूमा ने आफे के गाल चूमते उसे देखा और पीछे हो गई। आफिया किचन में चली गई। शौर्य के मोबाइल पर कॉल आई और वो बाहर चला गया। मासूमा और रोहान अकेले थे। रोहान उठा, उसके पास जा बैठा, बात की। रोहान इसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं। मासूमा का सांस फूल गया। तुम्हें पता है ना तुम्हारी शादी के लिए कौन सी शर्त रखी थी मैंने? जी जी जी, जल्दी बात करो वरना मैं तुम्हारा घर बसने नहीं दूंगा, समझी? इसने दबी आवाज में चीखते हुए कहा। कौन सी शर्त की बात कर रहे हैं ये दोनों? शरीम दीवार के पीछे खड़ा शब्द सुन रहा था। देखो मासूमा, तुम शरीम को चाहती थी, वो तुम्हें मिल गया। वो अब अगर मन्नत मुझे ना मिली तो मैं क्या कर सकता हूँ, तुम सोच भी नहीं सकती। शरीम शलसा वहां खड़ा ठहरा रहा। इसे यकीन नहीं हुआ कि मासूमा ने यह सब छुपाया और हमारी शादी के लिए शर्त जैसा गंदा लफ्ज इस्तेमाल किया। और मन्नत इसके के बारे में ऐसा सोचा, हमारी मोहब्बत के लिए मेरी सबसे अच्छी दोस्त को कुर्बान करना चाहे। इसका चेहरा गुस्से से लाल पड़ चुका था। शौर्य अंदर दाखिल हुआ। चलो मासूमा घर चले। रोहान के दिल को धक्का सा लगा। रे बेटा, चाय तो पी लो। आफिया ने इसरार किया। नहीं आंटी, फिर कभी। वो अल्लाह हाफिज़ कहता वहाँ से चला गया। मासूमा सबसे मिली और जाकर कार में शरीम के साथ बैठ गई। से ठंडे पसीने आ रहे थे। मासूमा ये तो जान गई थी कि वो सब सुन चुका है। सारा रास्ता वो दोनों खामोशी से रहे। घर पहुंचकर शरीम ने सबको सलाम किया और अपने घर कमरे में चला गया। सब टीवी लॉन्च में थे। इसे क्या हुआ है? फातिमा परेशानी से मासूमा को देखने लगी। क्या हो गया है बेगम? आती बच्ची से सवाल करने लगी हो। थक गए होंगे दोनों, जाओ बेटा कमरे में जाओ। जी जी अंकल, वो कहते वहां से चली गई। स्नाल खामोशी से बैठा सब देख रहा था। शरीम बेड पर सर झुकाए बैठा था। तो वहां से ऐसे क्यों आए? सब क्या सोच रहे होंगे? शरीम ने गुस्से से देखा और इसके मुकाबले जाग खड़ा हुआ। कौन सी शर्त की बात कर रहे थे तुम दोनों? कोई नहीं। अच्छा, मैं सब सुन चुका हूँ। बीबी, तुमने मुझसे ये क्यों छुपाया? शरीम ने मासूमा की दोनों बाजू को कसकर पकड़ते हुए कहा। मैं डर गई थी कि
तुम मुझसे शादी से इनकार कर दोगे? शर्म ने गुस्से भरी नज़र इस पर डाली। तुमने इतने मुकद्दस रिश्ते के लिए शर्त मानने का कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें? प्लीज़ से शरीम, आप घर में मन्नत और रूहान के रिश्ते की बात करें, वरना भाई हमारा घर नहीं बसने देंगे। वो रो दी। मैं लानत भेजता हूँ तुम्हारे भाई पर और इस शर्त पर, और तुम्हारे भाई की घटिया सोच पर। इस घटिया इंसान से कहो कि ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हसनाल भाई मन्नत को पसंद करते हैं और मैं मन्नत की शादी सिर्फ हसनाल भाई से ही होगी। समझी? मेरे सामने से चली जाओ, वरना जान से मार दूंगा तुम्हें। वो कमरे से निकलकर स्टडी रूम में चली गई। शोरम बेड पर सर पकड़ कर बैठ गया। कुछ देर बाद सब सोने जा चुके थे। मासूमा कमरे के सामने खड़ी से बात की कश्मकश में मुब्तला थी कि जाऊं या नहीं। इसे सोचने के बाद दरवाजा खुला तो वो लॉक नहीं था। इसने अंदर झांक कर देखा तो शोरम बेड पर दूसरी तरफ मुंह करके सो रहा था। मासूमा सोफे पर दोनों टांगों पर बाजू लपेटकर मुंह बाजुओं में दिए रोने लगी। अगली सुबह दोनों में कोई बात ना हुई। दोनों ने खामोशी से नाश्ता किया और चले गए। शरीम ने मासूमा को कॉलेज छोड़ा और खुद यूनिवर्सिटी चला गया। मन्नत भी यूनिवर्सिटी जा चुकी थी। सनाल आज ऑफिस में मीटिंग है। जी अब्बू, हमारी तैयारी मुकम्मल है। वो चाय पी रहा था और संजीदगी से इन दोनों की तरफ मतवज्जो था। चाचू, आप क्या कहते हैं, डील फाइनल हो जाएगी क्या? हाँ, लगता तो है। गहरी सोच में डूबे हुए अरसलान ने जवाब दिया। आप मर्द हजरात को सिवाय अपने बिजनेस के कुछ आता है? फातिमा मुंह बनाते हुए अकील को देखा। हाँ भाभी, सारा दिन ऑफिस का काम, जब घर आते हैं तो न्यूज़ लगा कर बैठ जाते हैं। रबिया ने जैसे फातिमा की हाँ में हाँ मिलाई। हाँ तो अब हम तीनों आपकी तरह वेले थोड़ी ही हर वक्त औरतों की तरह ड्रामे देखें या फिर दूसरी औरतों की बुराइयां करें। असला ने दोनों की तरफ मतवज्जो होते कहा, तौबा करें भाई साहब, हम का बुराइयां करते हैं? फातिमा ने मुंह बनाते अरसलान को देखा। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगी और फिर इन तीनों की तरफ। वकील ने अरसलान की पर कोनी मारी। मेरे ख्याल में अब हमें चलना चाहिए, इससे पहले कि ये दोनों हमारे खातिर दरवाज़ा कर दें। जी भाई साहब, देखो तो सही कैसे हमें घूर रही हैं। हसनाल जो इनके साथ बैठा इनकी सरगोशियों को सुनकर हंस रहा था। ये आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं? रबिया ने दोनों को कहा, नहीं भाभी, कुछ भी नहीं, हमें देर हो रही है ऑफिस के लिए। अकेली कहता वहां से उठा और बाहर चला गया। हसनाल भी इसके पीछे चल दिया। वैसे आप दोनों गुस्से में बिल्कुल वैसी लगती हैं जैसे कल आप दोनों ड्रामा सीरियल देख रही थी इस विलन की तरह। और हंसकर बाहर भाग गया। फातिमा का हाथ जूते तक जाते जाते रुका। हसनाल भी भाग गया। मीटिंग से फारूक और रूहान अपने कमरे में कुर्सी पर बैठ के वक्त देखा तो 12 बज रहे थे। तभी इसका फोन बजा। अली लिखा हुआ आ रहा था। रूहान ने कॉल अटेंड किया और स्पीकर ऑन करके मोबाइल सामने टेबल पर रख दिया। अस्सलाम वालेकुम, बड़े मसरूफ हो गए हो, आजकल मिलते ही नहीं हो। वालेकुम सलाम, हाँ बस थोड़ा सा मसरूफ हो। आवाज़ से तो मिस्टर रूहान बहुत परेशान लग रहा है। हाँ बस ऐसे ही। अच्छा चलो, शाम को मिलने का प्रोग्राम बनाते हैं और मैं इनकार नहीं सुनूंगा। अच्छा जी ठीक है, शाम को मिलते हैं। ओके मिस्टर रूहान, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अली ने कॉल काट दी। दोपहर का वक्त हुआ। अम्मी एक कप चाय बना दे प्लीज़, बहुत थक गया हूँ। अच्छा मेरी जान, फातिमा ने हसनाल के बालों को प्यार से सलाते हुए कहा। मन्नत किचन में बर्तन धोकर फारिग हुई। चची आप रहने दे, मैं बना देती हूँ। उसने एक नज़र हसनाल पर डाली। हसनाल इसकी आवाज़ पर चूंक कर पलटा। से मालूम ही नहीं था कि वो किचन में है। अच्छा बना दो, जब तक मैं कपड़े ऊपर से उतार लूँ। जी, मन्नत कहते हुए किचन की तरफ चली गई। फातिमा ऊपर। हसनाल ने इसे मुड़कर देखा लेकिन वो अपने काम में मसरूफ थी। इसने एक दफ़ा भी हसनाल को नहीं देखा। वो मुंह बनाकर सीधा हो गया। कुछ देर बाद मन्नत ने चाय का कप सामने टेबल पर रखा और जाने लगी। हसनाल ने आगे होकर इसकी नाजुक कलाई को थाम लिया। मैं थोड़े दिन मसरूफ क्या रहा, आप तो मुझे भूल ही गई हैं मैडम। मेरा हाथ छोड़ें, दर्द हो रहा है। इसने गिरफ्त और मजबूत की। छोड़ें। इसने एक बेसुध कोशिश की लेकिन नाकाम रही। वो मुस्कुराया। मन्नत इसकी आंखों में शरारत देखी तो कामने लगी क्योंकि वो हसनाल था जिससे किसी भी तरह की उम्मीद रखी जा सकती थी। हसनाल इसे अपनी तरफ खींचने लगा तो फातिमा नीचे आते दिखाई दी। हसनाल ने फौरन हाथ छोड़ दिया। आज कल बच रही हो, इस दिन लैला ने बचा ली और आज अम्मी ने। चलो फिर सही, बताऊंगा तुम्हें, जैसे पहले कमरे में आकर बताया था या किचन में। और वह मुस्कुराहट दबा गया जबकि मन्नत नजरें झुका के क्या बातें हो रही हैं दोनों में। फातिमा ने आवाज लगाई। नहीं कुछ नहीं, मन्नत ने लड़खड़ाते लहजे में कहा और अपने कमरे में चली गई। क्या चल रहा है तुम दोनों में? हसनाल जो मजे से चाय पी रहा था, चाय जैसे इसके हलक में अटक सी गई। कुछ नहीं अम्मी, वो नजरें चुरा गया। हाँ जैसे, मैं तो जानती नहीं हूँ, मुझे मन्नत हमेशा से बहुत पसंद है। मैं इसे अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। जब तुम कहोगे तो तुम्हारे बाबा से बात करूंगी। हसनाल खुशी से पागल हो गया। जी अम्मी, और चाय पीने में मसरूफ हो गया। वो चाय इसके लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज़ थी। वो इसकी मोहब्बत ने बहुत मोहब्बत से बनाई थी। वो चाय शफा थी इसके लिए। अच्छा मैं जा रही हूँ कमरे में आराम करने, बहुत थक गई हूँ। जी अम्मी आप जाए, मैं भी रूम में जाने लगा। मन्नत अपने कमरे में बेड पर बैठी थी। शुक्र है बच गई, वरना हसनाल से तो किसी भी चीज़ की उम्मीद की जा सकती। उसने एक हाथ अपने दिल पर रखा और ठंडा सांस लिया। तभी कमरे का दरवाजा खोला। अहमद अंदर दाखिल हुआ। इसने अपना बैग बेड की साइड पर रखा। आपी आपी कहता मन्नत के गले लग गया। आपी मुझे होमवर्क करवा दे, अभी करा देती हूँ। मन्नत ने अहमद के दोनों गाल चूमते हुए कहा, पहले होमवर्क फिर हम खेलेंगे। ओके। अहमद की तो खुशी की इंतहा ना रही। वो अपने बैग से एक एक करके किताबों को निकालने लगा। शाम का वक्त हुआ। रूहान और अली दोनों किसी रेस्टोरेंट में बैठे थे। इनके सामने सैंडविच और जूस के गिलास रखे हुए थे। अली ने रूहान से परेशान हाल चेहरे को देखा और अपनी तरफ से बात का आगाज़ किया क्योंकि वो जब से बैठे थे दोनों खामोश थे। क्या परेशानी है मेरे भाई? रूहान ने थोड़ी देर खामोश रहा, फिर मुंह नीचे करके बोला, मन्नत का क्या
وہ حسنال کو پسند کرتی ہے کیا؟ علی کو جیسے جھٹکا لگا، لیکن تم تو کافی عرصے سے پہلے سے بتا چکے تھے تم اس سے محبت کرتے، پھر بھی وہ روحان کے پریشان چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں لیکن وہ مجھ سے نہیں بلکہ حسنال سے محبت کرتی ہے، تو تم اس سے دوبارہ بات کرو، اس سے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرو، اس سے اپنی محبت کا یقین دلاؤ۔ اگر پھر بھی اسے مجھے ٹھکرا دیا تو میں کیا کروں گا؟ علی اس کی کے بغیر مر جاؤں گا میں، روحان نے سر جھڑکتے ہوئے کہا۔ تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کیا کرنا ہے، تم پریشان مت ہو، علی نے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ جماتے ہوئے کہا، اور روحان نے ایک نظر اس کو دیکھا اور سر کو خم کر گیا۔ رات کا کھانا کھا کر سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ شریم دوستوں کے ساتھ باہر تھا، معصومہ بہت دیر سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ ایسے ہی بیڈ پر بیٹھی رہی۔ اچانک سے دروازہ کھلنے کی آواز ہے، اسے مڑ کر دیکھا تو وہ منت تھی۔ تو معصومہ نے اسے حیران ہو کر دیکھا، کیونکہ جب سے ان دونوں کی شادی ہوئی تھی وہ پہلی دفعہ اس کے کمرے میں آئی تھی۔ ہاں میں کیوں میں نہیں آ سکتی؟ منت نے آئی برو کھچاتے کہا۔ نہیں ایسا تو نہیں ہے، تم آ سکتی۔ منت نے چائے کا کپ اسے تھما دی۔ یہ لو گرم گرم چائے، اور اس کے سامنے آ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ دونوں ایک دوسرے سے اتنے اکھڑے کھڑے کیوں ہو؟ نہیں تو ایسا نہیں ہے، معصومہ نظریں چٹا گئی اور پھر خود ہی آگے ہو کر منت کو گلے لگا لے۔ کیا ہو میری جان، بتاؤ مجھے۔ وہ مجھ سے ناراض ہیں، لیکن کیوں؟ اسے سوال پر وہ خاموش ہو گئی اور پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ پھر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اچھا چلو تم چائے پیو، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ وہ وہاں سے اٹھی اور باہر چلی گئی۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی جب شریم اندر داخل ہوا۔ منت بھاگتی اس کے پاس گئی اور زور سے اس کے بازو کو پکڑ کر دبایا۔ کیا ہوا منت؟ شریم نے سوال نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیوں ناراض ہو تم معصومہ سے؟ تمہاری وجہ سے وہ نہ صحیح سے کھا رہی نہ پی رہی ہے، تم نے اسے رلانے کے لیے اس سے شادی کی تھی۔ شادی سے پہلے تو بڑے بڑے دعوے کیے تھے تم نے، اور اب اس کی آنکھوں میں آنسوں کی وجہ بن گئے ہو۔ میں تمہیں پہلی اور آخری دفعہ کہہ رہی ہوں کہ اب اگر تم نے میری دوست کو کچھ کہا یا اسے ڈانٹا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شریم آنکھیں پھاڑے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ چھوٹی سی شریم تو تم تو بڑے ہو، سمجھدار ہو، وہ بچی ہے، رشتے کی نزاکت کو نہیں سمجھتی، مگر تم تو سمجھدار ہو۔ جاؤ جا کر اسے مناؤ اور دوبارہ وہ مجھے تمہاری طرف سے روتی نظر نہ آئے۔ منت کی باتیں سن کر شریم کو جیسے احساس ہوا کہ اس نے غلط کیا ہے، کیونکہ وہ بچی تھی، بھلا وہ کیا ہی رشتے کی نزاکت کو سمجھتی۔ شریم ہو کے کہتا وہ اوپر چلا گیا۔ معصومہ نے چائے نہیں پی تھی، وہ بیڈ پر بیٹھے رونے لگی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر سے مڑ کر نہ دیکھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ وہ شریم ہے۔ وہ منہ گھٹنوں میں دیے ٹانگوں پر بازو لپیٹے رو رہی تھی۔ شریم نے اس کے ساتھ آ ٹھہرا۔ اسے روتا دیکھ کر جیسے شریم کا دل پھٹنے کو ہو گیا، وہ اس کے سامنے آ بیٹھا۔ جب معصومہ نے ایک نظر بھی اس پر نہیں ڈالی تو اسے معلوم ہو گیا کہ اگنور کرنا کسے کہتے ہیں۔ اس سے رہا نہ گیا، اس نے اسے بازو سے کھینچ کر اپنی طرف کیا اور گلے لگا لیا۔ سوری میری جان، مجھے شرطوں سے چڑ ہے، تم جانتی ہو مجھے شرطیں لگانا اچھا نہیں لگتا، مجھے غصہ تھا، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ چھوڑو مجھے۔ وہ اپنے آپ کو اسے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شریم نے اور مضبوطی سے اسے جکڑ لی، اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ معصومہ ٹھنڈی سانس لینے لگی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ شریم کا غصہ اب ختم ہو چکا ہے۔ شریم اپنے اس رویے پر نہایت ہی شرمندہ تھا۔ منت چائے کا کپ لیے چھت پر بیٹھی نومبر کی ٹھنڈی شام کا مزہ لے رہی تھی۔ اکیلے کے لیے چائے پی رہی ہو میڈم؟ کوئی مجھے بندہ نہ چیز سے بھی چائے پوچھ لے۔ منت نے چونک کر پیچھے دیکھا تو حسنال اس کے سر پر ٹھہرا تھا، وہ اس کے مقابل کرسی پر آ بیٹھا۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ منت نے چائے کا کپ سامنے پڑی لکڑی کی چھوٹی گول میز پر رکھ دیا۔ حسنال نے کپ اٹھایا اور اس کی بچی ہوئی چائے پینے لگا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ حسنال کو مسلسل اپنی طرف تکتا دیکھ کر منت کا دل کام کیا اور اس نے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ ہم نکاح کر لیتے ہیں، میں یہی چاہتا ہوں، تم بتاؤ کیا خیال ہے؟ منت نے آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھا۔ میں ابھی پڑھ رہی ہوں، مطلب مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میری پڑھائی، اس کی فکر مت کرو۔ معصومہ بھی تو پڑھ رہی ہے، میں تمہیں منع نہیں کروں گا، چچی جان مان جائیں گی کیا؟ منت نے سوالی نگاہوں سے حسنال کی طرف دیکھا۔ وہ کرسی سے ٹیک لگائے مسکرا رہا تھا۔ امی نے ہی تو پوچھنے کو کہا ہے۔ منت کو جیسے دھچکا سا لگا۔ کیا؟ ہاں اب بتاؤ کیا جواب دوں امی کو؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد منت نے سیریس ہو کر حسنال کو دیکھا۔ میری کچھ شرائط ہیں، اگر آپ انہیں پورا کرنے کا وعدہ کرو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے شادی سے، اور کندھوں کو چایا۔ شرائط؟ حسنال پریشانی سے منت کی طرف دیکھنے لگا۔ اچھا بتاؤ کیا شرائط ہے؟ وہ منہ بنائے سے دیکھ رہا تھا۔ آپ ہر اتوار مجھے لیز لا کر دیں گے، مجھ پر کبھی غصہ نہیں کریں گے، مجھے ڈانٹیں گے نہیں، مجھ پر اعتبار کریں گے، میں آپ کا بھروسہ کبھی نہیں توڑوں گی، مجھے شاپنگ پر بھی لے جائیں گے ہر منتھ، اور ہاں کوکومون بھی چاہیے لیز کے ساتھ بس۔ اور وہ دوبارہ کرسی کے ساتھ لگ گئی۔ حسنال جو دیدے پھاڑے سے دیکھ رہا تھا، باقی تو سب ٹھیک ہے، لیکن لیز اور کوکومون اب کیا میں تمہیں بچوں والی چیزیں لا کر دوں گا؟ سوچ لیں، آپ سب مانیں گے تو ہی ہاں کروں گی۔ منت نے مسکراہٹ دباتے اسے دیکھا۔ مجھے لگا کوئی 10 تولہ سونا، کوئی زمین، گھر مانگو گے، تم نے لیز اور کوکومون مانگا ہے۔ وہ اب تک اسے حیران نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ منت ہنس دی۔ مجھے منظور ہے تمہاری ساری شرائط اور کچھ؟ حسنال نے اب کی بار منت کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ پھر وہ دونوں باتوں میں مصروف ہو گئے۔ اگلے دن یونیورسٹی میں منت کنٹین کے سامنے ایک بینچ پر بیٹھی تھی کہ وہ حجاب اور عبایا پہن کر یونیورسٹی آتی تھی۔ لیلا کنٹین سے برگر اور کولڈ ڈرنک لے کر آ رہی تھی۔ لیلا نے ایک بوتل اور برگر اس کے سامنے رکھا۔ کیا سوچ رہی ہے منت؟ کل رات حسنال نے مجھ سے نکاح کے بارے میں پوچھا تھا، سچ؟ لیلا کو تو جیسے خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ہاں میں نے ہاں کر دی ہے۔ لیلا نے آنکھیں پھاڑے سے دیکھا۔ اس کا مطلب میں شاپنگ سٹارٹ کر دوں؟ لیلا کی تو جیسے خوشی کی انتہا نہ رہی۔ منت نے ایک بائٹ برگر لیا۔ پتہ نہیں
बाबा हाँ करेंगे या नहीं। वो कुछ देर बाद बोली क्या क्यों हाँ नहीं करेंगे अंकल, भला क्या कमी है हसनाल भाई में, कितने हैंडसम है वो, बिल्कुल जहां सिकंदर की तरह, कितनी मोहब्बत करते हैं वो, बिल्कुल सलाह सिकंदर की तरह। मन्नत ने लैला को घूर कर देखा, नावल कम पढ़ा करो। लैला ने हंसते हुए उसे देखा और आंख विंक की तो वो भी हंस पड़ी। शाम का वक्त था। मासूमा और शर्म आफिया के घर के लिए जा चुके थे। इसके बाद शॉपिंग का इरादा था। रबिया और फातिमा दोनों अपनी दोस्त की बेटी की शादी में चली गई थी। अहमद भी रबिया के साथ ही चला गया था। मर्द हजरात ऑफिस में मसरूफ थे। मन्नत घर में अकेली थी, वो शादी पर नहीं गई थी। चाय का कप लिए सोफे पर वो ड्रामा देख रही, तभी रूहान तेज कदम बढ़ता मन्नत तक आया। मन्नत ने नजर उठाकर देखा तो वो सामने खड़ा ठहरा था। इसे जल्दी से चाय का कप सामने पड़ी मेज पर रखकर उठ खड़ी हुई। आप? मन्नत ने हैरानगी से इससे देखा। हाँ क्यों, मैं नहीं आ सकता क्या? आखिर मेरी बहन की शादी होकर आई है यहाँ, ये घर मेरी बहन का भी तो है। इसने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाया। मन्नत के चेहरे को गौर से देखा जो इससे देखने के बाद सफेद पड़ चुका था। रूहान सामने वाले सोफे पर जाकर बैठ गया। आपकी बहन आपके घर जा चुकी हैं तो आप यहाँ क्या करने आए हैं? और मुझसे झूठ मत बोलना कि अब आपको पता ही नहीं था कि वो आपके घर गए हैं। मन्नत ने वहीं ठहरे बाजू को लपेटे गुस्से से कहा। वो सोफे पर आपकी बात टेक लगा के इसकी बात सुन रहा था। दरअसल मैं तुमसे बात करने आई हूँ, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जा सकते हैं। लेकिन रूहान इसके चेहरे पर नजर टिकाए हुए था। इसे मुसलसल अपनी तरफ देखकर वो हड़बड़ा गई। रूहान भाई, मैं आपसे कह रही हूँ यहाँ से दफा हो जाए। भाई लफ्ज तो जैसे रूहान के कानों में शीशा डाल गया था। वो अपने गुस्से पर काबू पाते मुठिया बीचे वहीं बैठा रहा। आखिरी दफा कह रहा हूँ बैठ जाओ, मुझे बात करनी है। मन्नत ने इसके बाद दरगुजर कर दी जैसे इसने सुनी ही नहीं थी। मासूमा शरीमा आफिया के घर से निकलने के बाद शॉपिंग के लिए निकल गए थे। वो किसी मॉल में शॉपिंग करने में मसरूफ थे। शरीमा देखो ना, ये टेडी बियर कितना प्यारा है, मुझे ये चाहिए। यार क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हो, ले दो ना यार प्लीज। अच्छा ले लो। अच्छा शरीमा आंटी और अंकल के लिए भी शॉपिंग करनी है? हाँ मेरी माँ कर लेंगे, जल्दी से शॉपिंग करो, फिर किसी अच्छी जगह खाना खाने चलेंगे। ओके मेरे स्वीट हबीब, मासूमा ने शरीम की तरफ देखते हुए कहा। मन्नत, मेरी सब्र का इम्तिहान मत लो, मेरा नाम अनायजा है, आपको किसने हक दिया कि आप मुझे मन्नत बोले? रूहान ने गुस्से से वहां से उठा, मन्नत के करीब आ रहे उसकी बाजू से पकड़ते हुए इसे सोफे पर धिक्का दे और खुद इसके साथ जाकर बैठ गया। वो सैम के पीछे होगी। तुम जानती हो ना मैं तुमसे मोहब्बत करता, मैंने तुम्हें बताया था, फिर तुमने क्यों किसी और को चुना? मैं रिश्ता भेज देता हूँ, हम शादी कर लेते हैं, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम हसनाल को भूल जाओगी। ये आपकी गलतफहमी है। मन्नत कभी अपनी मोहब्बत के साथ धोखा नहीं करेगी। मैं सिर्फ हसनाल से मोहब्बत करती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था और अब भी बता रही हूँ, मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। नहीं करती, वो चीखी थी और रूहान की आंखें गुस्से से लाल हो गई। से मन्नत को अपनी तरफ खींचा और रूहान ने सख्ती से मन्नत का मुंह पकड़ते हुए कहा, बताओ क्या कमी है मुझ में? सब कुछ तो है मेरे पास, फिर तुमने हसनाल को चुना, वो मुझसे ज्यादा तुम्हें मोहब्बत नहीं कर सकता, मरकर भी नहीं। सुर्ख होती आंखों से मन्नत को घूरते हुए कहा, छोड़ो मुझे घटिया इंसान, मैं लानत बेचती हूँ तुम पर, तुम जैसे घटिया इंसान अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। मन्नत की आंखों से आंसू निकलकर रूहान के हाथ पर गिरे थे। मुझे हाँ चाहिए जब मेरी अम्मी आए तो, वरना हसनाल को कभी जिंदा नहीं देख पाओगी। मन्नत ने हैरानी से देखा कि क्या मतलब ये कि अगर तुमने रिश्ते के लिए हाँ ना की तो मैं इसे मार डालूंगा, बल्कि हर शख्स को मार डालूंगा जो तुम्हें मेरा होने से रोकेगा, समझी? ये कहते हुए रूहान ने मन्नत को पीछे की तरफ धक्का दिया और उठ खड़ा हुआ। दफा हो जाओ घटिया इंसान, तुम जैसे लोग जो जबरदस्ती करके सब हासिल करना चाहते हैं वो इस दुनिया में जलील होते हैं और किसी को जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता। मन्नत चीखी थी। रूहान ने गुस्से भरी नजर मन्नत पर दौड़ाई। ठीक है, फिर सुकून से हसनाल की मौत का तमाशा देखना, और वहां से चला गया। मन्नत अपने घुटनों को सीने से लगाए उन्दे मुंह सोफे पर लेट गई और जोर जोर से रोने लगी। मन्नत का हिजाब खुलकर इसके सर से गिर चुका था, वो खौफ से कांप रही थी। रात का वक्त था। सुना, मुझे लगता है कुछ मसला है। मन्नत आज भी बुझी बुझी सी थी। हमारी शादी पर जाने से पहले तो वो बिल्कुल ठीक थी। हाँ महसूस तो मुझे भी हुआ है। रबिया ने, क्या तुमने इससे पूछा नहीं कि क्या मसला है? पूछा था, इसने कुछ नहीं बताया। हम अरसलान खामोशी से दाढ़ी पर हाथ फेरा था। मैं खुद इससे पूछ लूंगा, तुम परेशान मत हो। जी ठीक है। मासूमा और शरीम एक एक करके सारी चीजें फातिमा और अकील को दिखा रहे थे। अरे वो इतनी सारी शॉपिंग और ये टेडी बियर और गुड़िया, ये सब। अकील मशकूर नजरों से शरीम को घूरा। शरीम भी आगे बहुत चालाक था, वो भी समझ गया। अरे नहीं बाबा, वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, अभी तो हम बच्चे हैं, हमारा कोई इरादा नहीं जब तक हम दोनों की तालीम मुकम्मल नहीं हो जाती। शर्म करो, अपने बाप के सामने ऐसी बातें करती हो। शरीम, तुम्हें शर्म नहीं आती? फातिमा ने शरीम को घूरा। मासूमा वैसे ही सर झुका गया। हसनान अपने कमरे में बेड पर लेटा मन्नत के बारे में सोचा था। आखिर आज वो इतनी खामोश और परेशान क्यों थी? कुछ देर वो लेटे लेटे सोचने के बाद अपने बेड से उठा कमरे से बाहर निकला। सीढ़ियों से उतरने लगा तो फातिमा ने इसका बाजू थाम कर से रोका। कहाँ जा रहे हो? वो खामोशी से नजरें झुका गया। बताओ हसनान, अम्मी प्लीज मुझे एक दफा मन्नत के पास जाने दे, मुझे पता है कुछ हुआ है, वो बहुत परेशान है। नहीं हरगिज नहीं, ये कोई वक्त है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें इसकी फिक्र है, मगर तुम अभी नहीं जा सकते। लेकिन अम्मी, बस मैंने कहा ना, चलो जाओ अपने कमरे में। हसनान खामोशी से कमरे की जानिब चल दिया। एक जानिब हसनान अपने कमरे की जानिब चला गया, दूसरी जानिब मन्नत अपने कमरे में अंधेरा किए बेड पर औंधे मुंह बेजान सी लेटी हुई थी। इसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। मुझे हाँ चाहिए, जब मेरी अम्मी रिश्ता लेकर आए
तो वो वरना हसनाल को कभी ज़िंदा नहीं देख पागी। वो सब मंज़र इसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वो यूं ही बेजान पड़ी रोती रही। वो मंज़र रात की तारीकी को मज़ीद बढ़ा रहा था। सुबह का वक्त था, सब नाश्ता करके फारिग हो चुके थे। लॉन्च में बैठे चाय पी रहे थे। हसनाल की पूरी तवज्जो मन्नत पर थी, जो खामोशी से चाय का कप लिए कोने में बैठी थी। मन्नत, मेरा बच्चा इधर आ। और सनान की आवाज़ पर मन्नत ने नज़र उठाकर देखा। इसकी आंखों से साफ वाज़ह था कि वो सारी रात नहीं सोई। जी बाबा, वो धीमे लहजे में बोली थी, क्या मसला है? मेरी बेटी को इधर आओ। बाबा की जान। मन्नत वहाँ से उठी और सनान के साथ जाकर बैठ गई। सनान ने मन्नत को गले लगाते इसके बालों को प्यार से सहलाया। बताओ मेरी जान, मेरी गुड़िया को किसी ने कुछ कहा है क्या? एक लम्हे के लिए दिल में ख्याल है कि बता दिया जाए, लेकिन ज़बान ने साथ नहीं ना दिया। बताओ बेटा, हम सब परेशान हैं। रबिया ने कहा, किसी ने यूनिवर्सिटी में तंग तो नहीं किया तुम्हें? अकील ने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, नहीं ताया अब्बू, वो मेरी डायमंड की रिंग गुम हो गई है मुझसे। वो जो बाबा ने लास्ट बर्थडे पर दी थी। आंसू आंखों से निकल कर नीचे को गिरे। वो आज सबसे झूठ बोल गई थी, जिसे झूठ से नफरत थी। फातिमा ने ठंडा सांस लिया। हसनाल भी पुरसुकून हो गया, क्योंकि वो जानता था कि मन्नत झूठ नहीं बोलती, लेकिन इसकी सूजी आंखें दिल पर जैसे खंजर चला रही थी। अरे मेरे बच्चे, इस बात की टेंशन ली हुई थी मैं, और ला दूंगा सब कुछ मेरी बेटी का। तो अहमद, जो खामोशी से सब बातें सुन रहा था, वो अचानक से बोला, बाबा सब आप ही का है तो मेरा क्या है? वो मुंह बनाए बोला, जिस पर सब हंस दिए। दूसरी जानिब रोहान अपनी गाड़ी में अली के साथ बैठा था। यार रोहान, तुम सच कह रहे हो? हाँ तो और क्या करता? वो बेनियाजी से बोला, तो एक दफ़ा मिल जाए मुझे हसनाल का भूत, तो इसके सर से उतार दूंगा मैं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, मुस्कुराने लगे। वो दोनों एक जैसे शैतानी दिमाग के मालिक थे। अच्छा, आज रात में दुबई के लिए रवाना हो रहा हूँ, हफ्ते को वापस आऊंगा। रूहान ने अली की तरफ देखते हुए कहा, मैं ज़रूर आऊँगा सी ऑफ करने। मासूमा आफिया की तरफ चली गई। रूहान के जाने की वजह से वो रूहान के लिए इसकी पसंदीदा डिश बना रही थी। दोपहर का वक्त था। हसनाल ऑफिस में बैठा था, मन्नत के बारे में सोच रहा था। रात को फातिमा की वजह से नहीं जा सका और सुबह इससे मौका नहीं मिला मन्नत से बात करने का। तब ही कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। जी आ जाएं सर, सब आ चुके हैं और मीटिंग के लिए वेट कर रहे हैं। अब्दुल्ला सेक्रेटरी हाथ में फाइल लिए बैठा बता रहा था, ठीक है आप चले जाएं, मैं आ रहा हूँ। वो वहां से उठा और कोट सेट किया, मोबाइल टेबल पर रखा, मीटिंग के लिए चला गया। शाम के वक्त शरीम सीढ़ियों से उतरता बाहर लॉन की तरफ आया। इस तरफ आया तो मन्नत को अकेले बैठा पाया। अकेली क्यों बैठी हो? शरीम की आवाज़ पर मन्नत ने चौंक से देखा। वैसे ही मासूमा कब तक वहाँ रहेगी? आज रात को रूहान ऑफिस के काम के से दुबई जा रहा है, कल इसे ले आऊँगा। अच्छा, वो सर को खम कर गई। तुमने सुबह सबसे झूठ क्यों कहा? क्या मतलब? मन्नत ने गार्ड से पूछा था तो उसने बताया कि हमारी घर मौजूदगी में रूहान आया था। क्या कहा है इसने? बताओ मुझे। मन्नत चंद मिनट खामोश रही, फिर सब कुछ बता दिया। शरीम ने सुनते ही हवास खो गए। वो मुठिया बीचे सुर्ख आंखों से रूहान की नफरत दिल में लिए मन्नत की तरफ देख रहा था। वो घटिया शख्स, इसने तुम्हें हाथ कैसे लगाए? पहले मेरी बीवी को वर्ग लाए कि वो तुम्हें मनाए कि रूहान से शादी कर लो, और जब वो ये ना कर सका तो घटिया हरकतें करने लग गया। मन्नत की आंखों से आंसू बह रहे थे। शौर्य प्लीज, मुझे नहीं करनी इससे शादी, तुम फिक्र मत करो, मैं बात करता हूँ भाई से और अम्मी अब्बू से। इसके आने से पहले तुम दोनों का निकाह कर देंगे। शौर्य हसनाल को रूहान के बारे में मत बताना, लेकिन प्लीज। शौर्य चंद मिनट खामोश रहकर सर को खम कर गया। दूसरी जानिब रूहान अपने एक कमरे के फ्लैट में बेड पर लेटा मन्नत के बारे में सोच रहा था। वो सब जो वो इसके साथ करके आया था, एक मिनट के लिए इसका दिल डूब कर उभरा। वो इतना बुरा तो नहीं था, इसे दुख था, लेकिन फिर हसनाल का नाम इसके कान में गूंजा तो नफरत की आग में जलने लगा। नहीं छोड़ूंगा हसनाल तुम्हें, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। वो घर आया था। फातिमा और अकील कमरे में बैठे थे। अच्छा, तो हसनाल और मन्नत एक दूसरे को पसंद करते हैं? अकील ने शौर्य की तरफ देखते हुए कहा। हसनाल सर चुका एक साइड पर बैठा था। बाबा प्लीज साहब, एक दफ़ा चाचू से बात कर ले, मुझे यकीन है वो मना नहीं करेंगे। बेटा रात होने को है, भला ये कोई वक्त है करने का, और ऐसे मामलात में जल्दी नहीं की जाती। बाबा, क्या आप मन्नत को अपनी बहू नहीं बनाना चाहते? नहीं बेटा, वो मेरी बेटी जैसी है, और सच पूछूं तो मेरी भी यही ख्वाहिश है कि वो मेरी बहू बने, लेकिन अरसलान अगर इसने इनकार कर दिया तो बाबा प्लीज़ बात कर लें। हसनाल ने जैसे मनाना चाहा। अच्छा चलो बात कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी है बाबा, आप फिक्र ना करें, वो इनकार नहीं करेंगे, मुझे यकीन है। और आपने हर हाल में जुमे को निकाह के लिए मनाना है। उफ अल्लाह, किस कदर जज्बाती बच्चे हैं मेरे। अकील ने माथा पकड़ा। सब एक जगह लॉन्च में जमा हो चुके थे। जी भाई साहब, आपने क्यों बुलाया? अकील चंद मिनट की खामोशी के बाद अरसलान के तरफ मतवज्जो हुआ। दरअसल बात यह है कि हसनाल और मन्नत एक दूसरे को पसंद करती हैं और निकाह करना चाहती हैं। अरसलान ने बेयकीनी से पहले मन्नत और फिर हसनाल की तरफ देखा। वो हक्का बक्का वहीं बैठा रहा। चंद मिनट की खामोशी के बाद अरसलान मन्नत की तरफ मतवज्जो, क्या ये सच है बेटा? इसके चेहरे पर कदर नमराहट थी। मन्नत हसनाल की तरफ देखने लगी। बताओ बेटा, रबिया ने कहा। जी अम्मी अब्बू, ये सच है। और वही कहते ही नजरें झुका गई। हसनान ने सर को खम दिया। देखो हसनान, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मैं नहीं जानता कि तुम्हें बुरा लगा। ये नहीं, मेरे दिल की भी ये ख्वाहिश है कि मन्नत मेरी बहू बने। नहीं भाई, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। हसनाल मेरे लिए मेरे बेटे जैसा है। अगर दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं तो इनका का कोई जवाब ही नहीं। मेरा मानना यह है कि अगर बच्चे खुद से पसंद कर लेते हैं और शादी का कहते हैं तो इसमें बुरा
ماننے والی کوئی بات نہیں، اس سے پہلے کہ بچے غلط راستے پر جائیں یا کچھ خود سے کر لیں تو بہتر ان کا نکاح کر دینا چاہیے۔ ربیہ تم بتاؤ، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ جی اگر آپ کو نہیں ہے تو مجھے بھی نہیں ہے بھائی، میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ حسنال میرا داماد بنے گا، میری بیٹی میری آنکھوں کے سامنے رہے گی ہر وقت، اور میرے بھتیجے سے زیادہ کوئی قابل اعتبار نہیں ہے۔ حسنال میں تمہارا کیسے شکر ادا کروں، تم نے میرا مان رکھ لیا۔ نہیں بھائی مجھے شرمندہ نہ کریں حسنال، بچے یہ چاہتے ہیں کہ اس جمعے دونوں کا نکاح کر دیا جائے، لیکن بھائی یہ بہت جلدی ہے، صرف 2 دن رہتے ہیں۔ جی بھائی صاحب یہ بہت جلدی ہے، کیسے کریں گے؟ میری ایک ہی بیٹی ہے، بہت ارمان ہے میرے۔ ربیہ عقیل سے بول رہی تھی فکر مت کرو سب ہو جائے گا۔ فاطمہ نے ربیہ کا ہاتھ تھپتھپایا، ہم ابھی سادگی سے نکاح کر لیتے ہیں، جب منت کی BS کمپلیٹ ہو جائے گی تو ہم شادی کر دیں گے۔ حسنال کچھ دیر خاموشی، اس کے بعد حامی بھر لی۔ منت اور حسنال ایک دوسرے کو بے یقینی سے دیکھ رہے تھے، گھر کو ایک دفعہ پھر خوشیوں نے آن کیا تھا۔ اگلے دن صبح کو روحان نے عافیہ کو کال کی، کیسی ہیں امی؟ میں ٹھیک، میرا بیٹا کیسا ہے؟ میں ٹھیک، معصومہ چلے گی کیا؟ نہیں وہ آ جائے گی، شریم آئے گا لینے۔ اچھا آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور آج اور کل میں مصروف رہوں گا، پریشان نہ ہونا، میں جمعے کو خود کال کروں گا آپ کو۔ اچھا بیٹا ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ بیٹا، اپنا خیال رکھنا۔ جی امی، اور روحان نے کال کاٹ دی۔ بھائی کا فون تھا؟ ہاں۔ اچھا کب آ رہا ہے شریم؟ انہوں نے کہا، اور وہ شام کو آئیں گے۔ اچھا شام کو ربیہ، فاطمہ اور شریم کو معصومہ کو لینے پہنچے۔ عافیہ ہم نے منت اور حسنال کا رشتہ پکا کر دیا، اس جمعے کو نکاح ہے دونوں کا، ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو آپ دونوں کو، خیر مبارک۔ فاطمہ مسکراتے ہوئے کہا۔ معصومہ کو تو جیسے شوق سا لگا۔ اچھا عافیہ جمعے کو پہنچ جانا، ہم دعوت دینے آئیں گے۔ جی ضرور، میری اکلوتی بھانجی ہے، میں ضرور آؤں گی۔ اور پھر 2 دن ایسے ہی تیاری میں گزر گئے۔ جمعے کی صبح خوشیوں کا سورج لے کر طلوع ہوا تھا، وہ دن آ گیا تھا جس کا انتظار تھا، پورا گھر روشن سے جگمگا رہا تھا، طرف پھول بکھرے تھے۔ منت نماز ادا کر کے قرآن مجید پڑھ کر فارغ ہوئے، سب نے ناشتہ کیا، لونڈی سے کپڑے آ چکے تھے، منت تیار ہونے پارلر جا چکی تھی، جمعے کا وقت بھی ہونے والا تھا۔ جمعے کی نماز سے پہلے روحان نے کال کیا، السلام علیکم کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک، بہت خوش لگ رہی ہو۔ جی امی، میرے ساتھ دبئی کی ایک پارٹی نے پارٹنرشپ کر لی ہے، ماشاءاللہ میرا بیٹا اللہ کامیاب کرے، آمین۔ آپ بتائیں کیا کر رہی ہیں؟ میں تیاری کیوں، کہیں جا رہی ہیں کیا؟ ہاں آج منت اور حسنال کا نکاح ہے، تو مصروف تھے ورنہ بتا دیتی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ نکاح بیٹا، منت اور حسنال کا نکاح، لیکن روحان کا دل کٹ چکا تھا، اس سے کیا ہوا؟ عافیہ نے حیرانگی سے کہا۔ جمعے کی نماز کے بعد سب مہمان جمع ہونے لگے تھے۔ منت اپنے کمرے میں شیشے کے سامنے ٹھہری، سفید رنگ کا لباس پہنے جس پر گولڈن کام تھا، وہ نفیسی جویلری پہنے نہایت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ دوسری جانب حسنال سفید قمیص شلوار پہنے اور اس پر واسکٹ پہنے وہ شادہ لگ رہا تھا۔ 4 بجنے والے تھے، نکاح کی ترکیب ہوئی۔ نکاح کے بعد سب نے دعا کی، منت نے دعا کے لیے ہاتھ چہرے پر پھیرتے سامنے دیکھا تو روحان بھاگتا ہوا داخل ہوا، وہ اس کے سامنے آ کھڑا تھا، منت کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ حسنال مولوی صاحب کو مل رہا تھا، روحان وہاں کچھ دیر سن ٹھہرا رہا، آنکھوں میں غصہ لیے وہ وہاں سے چلا گیا۔ عافیہ سے دیکھ چکی تھی، رات کے وقت منت اسی لباس میں ملبوس وہ اپنے کمرے میں شیشے کے سامنے ٹھہری، جوڑی اتار کر رکھ رہی تھی، دوپٹہ بیڈ پر بکھرا ہوا تھا۔ تبھی حسنال دروازے سے اندر آتا دکھائی دیا اور منت کے پاس آ کر ٹھہر گیا جو شیشے میں اسے اپنے پیچھے کھڑا دیکھ رہی تھی۔ حسنال نے آگے ہو کر منت کے کندھے پر اپنی تھوڑی رکھی اور منت کو اپنے حصار میں لے لیا، اسے اپنے اتنے قریب پا کر وہ ہڑبڑا گیا۔ حسنال چھوڑے مجھے، آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، وہ یہ کہتا ہوا اپنا چہرہ اس کے گردن کے قریب لے گیا۔ منت کی ٹانگوں سے جیسے جان نکلنا شروع ہو گئی تھی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز چھوڑیں مجھے۔ وہ رونے والی شکل بنا کر اس سے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ بھی حسنال تھا، وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ کچھ ہی دیر میں اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتا رہا اور پھر پیچھے ہو کر اسے اپنے سامنے کیا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ مجھے یقین نہیں آتا تم مل گئی، مجھے سب بہت مشکل لگتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں مجھے عطا کر دیا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیے بتا رہا تھا، وہ نظر جھکائے ٹھہری تھی۔ اچھا سنو، وہ پیچھے ہوتا بولا، جی بولیں۔ آج میں تمہارے لیے خود چائے بناؤں گا، تم چینج کر لو پھر مل کر پئیں گے۔ اوکے، منت نے مسکراتے کہا۔ وہ باہر چلا گیا۔ 1 منٹ کے لیے روحان کا خیال آیا تو منت نے جوری لی اور کپڑے تبدیل کرنے چلی گئی۔ کمرے میں ہر چیز زمین پر بکھری ہوئی تھی، وہ بیڈ سے ٹیکے لگائے نیچے زمین پر بیٹھا تھا، سر پیچھے کی طرف بیڈ سے ٹکایا، منت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ دلہن کے روم میں وہ سجی ہوئی نہایت ہی خوبصورت کسی پری کی طرح لگ رہی تھی، لیکن وہ اب روحان سے چھین چکی تھی۔ وہ سب منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گزر رہا تھا، آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر نیچے کی طرف گر رہے تھے اور وہ رو رہا تھا۔ وہ مضبوط اور سابقہ مالک تھا جس نے والد کی وفات کے بعد اتنا بڑا بزنس اکیلے سنبھالا۔ وہ مضبوط انسان آج کہیں کھو سا گیا تھا، وہ ہر چیز حاصل کرنے والا لڑکا آج اپنی محبت ہار بیٹھا تھا۔ عافیہ کافی دیر سے دروازہ بجا بجا کر تھک گئی تھی، ایک آخری دفعہ اس نے دروازے پر دستک دی، روحان بیٹا دروازہ کھولو میری جان۔ وہ کچھ نہیں بول رہا تھا، وہ بے بس سا وہیں بیٹھا رہا۔ عافیہ وہاں سے چلی گئی اور اپنے کمرے میں بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ معصومہ اور شریم اپنے کمرے میں بیٹھے تھے، معصومہ کو خاموش پا کر شریم ہلکا سا آگے ہوا اور معصومہ کو اپنے خزار میں لے لیا۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، وہ بیزاری سے اسے پیچھے کی طرف دھکا دینے لگی۔ نہ جی نہ، ہم باہر جا رہے ہیں۔ ابھی کیا؟ لیکن کہاں؟ آئس کریم کھانے، اور کہاں
शरीम ने मासूमा को छोड़ते हुए पीछे हुआ और उठ खड़ा हुआ। मैं नहीं जाना। मासूमा ने जैसे जान छड़ना चाहिए। जी नहीं, हम जा रहे हैं। शरीम मासूमा का हाथ पकड़ते बाहर जबरदस्ती ले गया। सीढ़ियों से उतरते वो नीचे आया। शरीम हक्का बक्का किचन की तरफ देख रहा था। वो चलता हुआ किचन तक गया। हसनाल भाई, आप चाय बना रहे हैं? इसने दो खाली पड़े कपों को देखा तो समझ गया। शरीम ने तीखी नजरों से हसनाल को देखा। हाँ, क्यों नहीं, यहाँ नहीं आ सकता। आप तो अभी से रनमुरीद बन गए हैं। शरीम ने सरगोशी की। हसनाल ने मुंह फुलाए हुए इसे देखा। और अपने बारे में क्या ख्याल है मिस्टर शरीम? अभी कुछ दिन पहले ही जो अपनी बीवी का सर दबा रहे थे, इसका क्या सर दबाना रनमरीदी में नहीं आता क्या? इसने मुस्कुराहट दबाते सरगोशी की। शरीम कर खाकर सीधा हुआ। मासूमा इन दोनों को मुश्किल नजरों से देख रही थी। अच्छा, हम चलते हैं? अम्मी पूछे तो बता देना हम बाहर गए हैं। चलो मासूमा। वो दोनों चले गए। हसनाल कपों में चाय डालने लगा और चाय लेकर लॉन्च में चला गया। मन्नत भी कपड़े तब्दील करके लॉन्च में आ गई। मैडम आ गई आप? इसने मन्नत को देखा जो उसके साथ थोड़े फासले पर बैठी थी। जी हाँ, ये लो चाय, मैंने खुद बनाई है, पहली दफ़ा सिर्फ तुम्हारे लिए। मन्नत ने चाय का कप लेते हुए हसनाल को देखा जिसने आज मन्नत पर नजरें गाड़ी रखी थी। वो कप लेते सीधी होकर बैठ गई। चाय का एक सिप लेते मन्नत ने हसनाल को घूरा। इतनी बुरी चाय इसे जिंदगी में कभी नहीं पी थी। कैसी है चाय? हसनाल ने एक्साइटेड होकर मन्नत से पूछा। अच्छी है। मुश्किल ही हलक से झूठ निकला था। हसनाल ने भी चाय का एक सिप लिया तो चाय जैसे हलक में अटक गई। इसने मन्नत की तरफ देखा जो उसकी तरफ देखकर हंस रही थी। हसनाल ने मुंह फुलाकर इसे देखा। अगली सुबह रूहान आफिया के कदमों में गोद में सर रखे बैठा था। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इसे पसंद करते हो? मैंने सोचा वापस आकर बताऊंगा, लेकिन वो लाल आंखों में नफरत की आग लिए अपनी माँ को बता रहा था। अम्मी, मैंने इसे कहा था कि मैं इसे मोहब्बत करता हूँ। मैंने हर मुमकिन कोशिश की थी अपनी मोहब्बत हासिल करने की, लेकिन इसने हसनाल को चुना। क्यों अम्मी? इसने मुझ पर हसनाल को क्यों फोके दी? क्या कमी है मुझ में? तुम्हें कोई कमी नहीं। मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, इतना बड़ा बिजनेसमैन है। मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी लड़की तलाश करूंगी। तुम इसे भूल जाओ। वो अब हसनाल की इज्जत है। हसनाल वहां से उठ रूहान वहां से उठा और चला गया। कहाँ जा रहे हो? वो गाड़ी में बैठता चला गया। आफिया रूहान को रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन बेसुध दूसरी जानिब लॉन्च में सब बैठे बातें करते। मासूमा शरीम जा चुके थे। हसनाल खुद मन्नत को यूनिवर्सिटी छोड़ने गया था। शुक्र है भाईजान, मैं अपनी ज़िंदगी में ही अपने मरने से पहले ही अपनी बेटी का फ़र्ज़ अदा कर दिया है। और सराना अकील की जानिब रुख किए बोल रहा था। अल्लाह ना करे आप को कुछ हो। भाई जान फातिमा ने अरसलान की तरफ देखा। मरने की बातें तो मत करें अरसलान। रबिया ने सीने पर हाथ रखते अरसलान को जैसे घूरा। अकील ने अरसलान का हाथ थामा। तुम ऐसे मत बोलो, अभी तो हमने अहमद की भी खुशियां देखनी है। रूहान कुछ देर बाद घर वापस आए और बगैर आफिया के कुछ के अपने कमरे में जाकर सामान पैक करने लगा। रूहान, बेटा कपड़े क्यों पैक कर रहे हो? आफिया भागते हुए कमरे में दाखिल हुई और रूहान की बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा। बताओ अम्मी, मेरी दुबई की फ्लाइट है। 1 घंटे बाद। आफिया हकी बकी से देने लगी। तुम एक लड़की खातिर मुझे छोड़कर जा रही? अम्मी, फिक्र न करें, मैं आपको कुछ दिन बाद वहीं बुला लूंगा। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। वो ये कहता हुआ वहां से अपना सामान उठाया, वहां से चला गया और आफिया सर पकड़कर बैठ गई। कुछ देर बाद वो एयरपोर्ट के बाहर अली के साथ ठहरा था। यार रूहान, तेरा दिमाग खराब है? ये क्या बेवकूफ़ों वाली हरकत है? मुझे अब यहाँ नहीं रहना। अब सब कुछ तो खो चुका हूँ, अब यहाँ रहकर क्या करूँ? वो नम आंखों को छुपाते हुए बोला और वहां से चला गया। अली पांव पटक कर रह गया। शाम के वक्त मासूमा अपने कमरे में बैठी सोचों में गुम थी। शोरीम ने इसके चेहरे पर पड़ते बालों के पीछे क्या क्या सोच रही हो मेरी जान? मासूमा ने एक नज़र शोरीम को शफाफ चेहरे को देखा और फिर नजरें झुका ली। रूहान भैया आज सुबह की फ्लाइट से दुबई चले गए हैं क्या? शोरीम के दिल में जैसे लड्डू फूटा था। मासूमा ने शोरीम की तरफ देखा जिसके चेहरे पर खुशी साफ ज़बाज़ा थी। मासूमा मुंह फुलाए से देखने लगी। मन्नत अपने कमरे में तैयार होकर आने के सामने ठहरी थी। काले रंग की लॉन्ग फ्रॉक पहने लाइट सा तैयार हुए वो नहायत नफीस और खूबसूरत लग रही थी। दूसरी जानिब हसनाल ब्लैक सिंपल शर्ट के साथ वाइट पैंट पहने बहुत ही सादा तैयार हुआ था, लेकिन हसनाल बहुत खूबसूरत था। वो सिंपल भी बहुत अच्छा लगता था। हसनाल ने फार्म हाउस में मन्नत के लिए एक डिनर अरेंज किया था। फार्म हाउस घर से कुछ देर की मसाफत पर था। दोनों तैयार होकर रवाना हुए और वहाँ कुछ ही देर में पहुंच गए। पहले इन दोनों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद हसनाल मन्नत की आंखों पर हाथ रखे एक जगह ले आए। आंखें खोलो। मन्नत ने जैसी आंखें खोली, हर तरफ बहुत ही नफासत से फूल सजे हुए थे और म्यूजिक भी चल रहा था। हसनाल ने फूलों से सजी एक नफीस और छोटी मेज से एक बुके उठाया और इसे खोला। बॉक्स उठाया, इसे खोला। इसमें एक नहायती नफीस सा डायमंड का नेकलेस था। ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। मन्नत जो आंखें फाड़ से देख रही थी। आप जानते हैं ना कि ये कितना कीमती है? तुमसे ज्यादा तो नहीं हसनाल? आपके पास इतने पैसे कहाँ से हैं? हसनाल एकदम हंस पड़ा। मेरी छोटी सी कम अकल बीबी, तुम भूल रही हो हमारा कितना बड़ा बिजनेस है और ये मेरी मेहनत की कमाई है, कमाई से लिया हुआ है। 1 रुपए भी बाबा की कमाई के नहीं है। वो मुस्कुराहट दबाए से देखा और वो भी हंस दी। हसनाल ने वो नेकलेस मन्नत के गले में पहनाया। इसके खूबसूरत गर्दन में वो हाथ जैसे कहर बरसा रहा था। हसनाल ने इसकी खूबसूरत गर्दन पर झुका तो वो हड़बड़ा गई। हसनाल ने गर्दन पर अपना लम्स छोड़ते इसे गले लगाया। मन्नत कांप रही थी। हसनाल ने इसकी कमर में हाथ डाला और कपल डांस करने लगे। हसनाल ने नजरें मन्नत के चेहरे पर गाड़ रखी थी।
तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, पक्का प्रॉमिस। रात को 12 बजे के बाद वो दोनों घर पहुंचे तो सब सो चुके थे। मन्नत अपने कमरे में और हसनाल अपने कमरे की तरफ चला गया था। अगली सुबह मन्नत, यार अब कोई भी लेक्चर नहीं है, चलो यार बाहर चलते हैं। लैला कब से मन्नत का सर खा रही थी, बाहर यूनिवर्सिटी से बाहर कहाँ जाए। मन्नत ने ताकर इसे देखा, बाहर कैफे है ना, वहाँ चलते हैं, चलकर कॉफ़ी पीते हैं। अच्छा चलो। मन्नत वहाँ से उठी और दोनों यूनिवर्सिटी से बाहर आ चुकी थी। कहाँ है कैफ़े? मन्नत ने लैला की तरफ देखा। लैला थोड़ा आगे हुई और वो सामने है। थोड़ा सा आगे आकर देख, वो इसे इशारा करते हुए बता रही थी, अच्छा ठीक है चलो। शोरम आज यूनिवर्सिटी नहीं गया था, वो घर पर ही था। मसूमा कॉलेज गई हुई थी। रबिया की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। फातिमा जूस का गिलास बनाए रबिया के पास जा रही थी। अम्मी मैं भी चलता हूँ। शोरम फातिमा के साथ कमरे में दाखिल हुआ। चची कैसी तबीयत है आपकी? आप सुबह तो बिल्कुल ठीक थी। हाँ मेरी जान मैं ठीक हूँ, बस मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आपको कोई टेंशन तो नहीं है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है मामा, फिर आपके ऊपर शान है। अहमद जो कि रबिया की खराब तबीयत से घबराया हुआ था, उसने रबिया को गले लगाते पूछा, मैं ठीक हूँ मेरा बेटा, आप फिक्र मत करो। रबिया ने अहमद को गले लगाते कहा, ये लो जूस पी लो। भाभी आपने जहमत क्यों की? अरे जहमत कैसी, मुझे अच्छे से याद है, मैं जब भी बीमार होती थी आप मेरा बहुत ख्याल रखती थी। आज मैं आपका रख रही हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। रबिया ने गिलास लेते हुए शुक्रिया अदा किया। अचानक एक कार, मन्नत और लैला सड़क पार करके आ चुके थे। अचानक एक कार या गाड़ी आकर रुकी। यार गाड़ी पर आ जाते हैं, मैंने बोला भी था, फिर यहाँ से सीधा घर चले जाते हैं। उफ कुछ नहीं होता। लेकिन मन्नत की तरफ देखते हुए कहा। अचानक से कार आई और कार का दरवाजा खोलते ही किसी ने मन्नत को अपनी तरफ खींचा और कार को लॉक कर दिया और कार स्पीड से वहां से चली गई। लैला कार के पीछे भागते हुए चीख रही थी, रुको रुको, कौन हो तुम लोग, छोड़ो मेरी दोस्त को। लेकिन कार उड़न शुरू हो गई। लैला भागते हुए अचानक नीचे गिर गई, जिससे इसके माथे पर चोट लगी और वहां से उठी और सब अचानक हुआ, किसी कुछ समझ नहीं आया। मन्नत का बैग अपने पास से पड़ा देखा तो उसने बैग में से मन्नत का मोबाइल निकाला और हसनाल को कॉल की। हसनाल अपने ऑफिस में बैठा कुछ काम कर रहा था। लाइफलाइन कॉलिंग। हसनाल ने कॉल अटेंड किया। हसनाल भाई, वो रो रही थी। लैला की रोती आवाज़ सुनकर हसनाल को तो जैसे जान पर बनना ही, क्या हुआ लैला, मन्नत कहाँ है? हसनाल भाई, मन्नत को किसने अगवा कर लिया है? क्या मतलब? वो हड़बड़ा गया। लैला ने इसे सब बता दिया। हसनाल की टांगों में जान आ रही, तुम वही रहो, मैं आ रहा हूँ। हसनाल अकील और अरसलान को सब बताने के बाद वहां से इन दोनों के साथ लैला के पास गए और हसनान की तो रो रो कर हालत गैर हो रही थी। कुछ देर में वो लैला के पास पहुंचे। लैला ने इन्हें सारी बात तफसील से बताई। वो रो रही थी, इसके माथे से खून रस रहा था। हसनान का बस नहीं चल रहा था कि सारी दुनिया को आग लगा दे। पुलिस भी वहां पर पहुंच चुकी थी। सुबह से शाम हो गई लेकिन मन्नत का कुछ पता ना चल सका। रबिया ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। शौर्य में इस कश्मकश में था कि वो कौन होगा, क्योंकि रूहान तो वहां से जा चुका था। हमने सारे शहर में नाकाबंदी करा दी है, उम्मीद है कि कुछ पता चल जाएगा। पुलिस ऑफिसर वकील को बता रहा था, अभी तक क्यों नहीं पता चला? शाम हो गई है, आप लोग मेरी बीवी को अभी तक क्यों नहीं ढूंढ पाए? हसनाल ने पुलिस ऑफिसर को गुस्से से घूरते कहा, देखें जनाब, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने आपसे पहले भी पूछा और अभी पूछ रहे हैं कि आप लोगों को किसी पर शक है क्या? हाँ है, शरीम ने कहा। तो सब हैरानी से देखने लगे। किस पर है? हसनाल ने कहा, रूहान, मुझे रूहान पर शक है, मन्नत की खाला का बेटा और मेरा साला। ये क्या कह रहे हो बेटा? हसनाल ने शरीम को अपनी गैर होती हालत से देखा। किस बुनियाद पर आप ये शक कर रहे हैं? पुलिस ऑफिसर ने शरीम को तफ्तीशी निगाहों से देखते हुए पूछा। शरीम ने सारी बात बता दी, जिस तरह इसने मन्नत को हरासा किया, किस तरह घर में घुसकर डराया। हसनाल के तो पैरों तले जमीन निकल गई। लेकिन मेरा भाई कल दुबई चला गया, वो कैसे कर सकता है ये? मुसुमा ने गुस्से से शरीम को घूरा। आप पुलिस पता करके आए कि वो गया भी है कि नहीं? पुलिस ऑफिसर वहां से सर को खम करता चला गया। रबिया को रूहान पर शदीद गुस्सा आ रहा था, जबकि हसनाल का बस नहीं जा रहा था कि वो रूहान को जान से मार दे। एक दफ़ा तो मुझे बताया होता। हसनाल सर पकड़कर वहीं बैठकर और फिर फौरन ही उठा और वहां से चला गया। मुसुमा कमरे की तरफ भागी और रूहान को कॉल मिला। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। बोलो गुड़िया भाई, मन्नत अगवा हो गई है क्या? रूहान जैसे हैरान हुआ। लेकिन किसने किया है भाई? यहाँ सब लोग आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन मैं तो दुबई में हूँ, मैं पाकिस्तान आता हूँ। नहीं नहीं, पुलिस आपको पकड़ लेगी कहते मुसुमा ने कॉल काट दी। मगरिब के बाद का वक्त था जब मन्नत की आंख खुली। वो बेड पर सीधी लेटी हुई थी, इसका सर भारी हो रहा था। वो उठी और एक नजर कमरे पर दौड़ाई। हर तरफ अंधेरा था। कमरे में सिर्फ एक बेड और बेड के साथ एक फूलों का गुलदान छोटी सी मेज पर पड़ा हुआ था। वो उठी और दीवार का सहारा लेते हुए दरवाजा तक पहुंची। दरवाजा जोर से बजाने लगी, दरवाजा खोलो, कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों मुझे लाए हो? बाहर निकालो मुझे, वो चीख रही थी। कुछ देर वो यूं ही दरवाजा बजाने लगी और फिर थक आकर बेड के साथ टेक लगाकर बैठ कर फुट फुट कर रोने लगी। अल्लाह मेरी इज्जत की हिफाजत फरमाना, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरी मदद करो अल्लाह ताला। वो रो रही थी कि अचानक से दरवाजा खुला और कोई चलता हुआ अंदर आया। मन्नत को बाजू से पकड़कर दीवार से लगाया। अंधेरा होने की वजह से इसकी शक्ल नहीं दिखाई दे रही थी। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? इसे मन्नत के बाजू पर अपनी गिरफ्त मजीद बढ़ा दी और वो दर से चीखने लगी, कौन हो तुम? वो रोते हुए इससे सवाल कर रही थी। मन्नत की बाजू पर गिरफ्त मजबूत की तो वो दर से चीख उठी। इसने अपना चेहरा मन्नत के कान के करीब किया। मुझे छोड़कर तुमने हसनाल को क्यों चुना?
क्यों वो लहजे में सख्ती लिए कराया। अंधेरे की वजह से इसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इसकी आवाज़ से वो इसे पहचान चुकी थी। वो कोई और नहीं, रोहान था। रोहान, तो तुम यहाँ, मैं, लेकिन तुम तो दुबई चले गए थे ना। उसने रोते हुए मासूमी से सवाल पूछा। वो पीछे हटा, जोर से हंसने लगा। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम इस हसनाल के साथ खुश रहोगी? रोहान कमरे की लाइट ऑन की और रोशनी से मन्नत की आंखें चुंधिया गई। रोहान, ये क्या बेवकूफ़ों वाली हरकत है? रोहान खामोशी से उठा और एयरपोर्ट के अंदर चला गया। अली ने पाँव पटका था। चंद मिनट बाद इसके दिमाग में कुछ आया तो वो फौरन रोहान के पीछे गया, वो जो लाइन में लग चुका था। सुनो मेरी बात। अली इसे घसीटता हुआ एक कोने में ले आया। क्या है यार? रोहान ने गुस्से से कहा। मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम मन्नत को हासिल कर सकते हो। तुम इसे अगवा कर लो और खुलानामे पर साइन करवाओ, दोनों को तलाक करवा दो और फिर इससे निकाह कर लो। रोहान गहरी सोच में पड़ गया और फिर हामी भली। लेकिन अली, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। श्योर। तभी एक आदमी खाना लेकर अंदर आए। रोहान ने हाथ के इशारे से बेड पर रखने को कहा। आ जाओ, खाना खाओ, भूख लग रही होगी तुम्हें। इस दफ़ा लहजे में नरमी थी। नहीं खाना मुझे, वो चीखी थी। तुम जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। दफ़ा हो जाओ। वो मुसलसल चीख रही थी। रोहान ने इस आदमी को हाथ के इशारे से बाहर जाने का कहा। वो खाना लिए बाहर चला गया, दरवाजे को बंद कर दिया। अब बताओ क्यों नहीं खाना? वो कदम कदम चलता इसके करीब आ रहा था। आखिर क्या चाहते हो तुम? मुझसे क्यों अगवा किया है मुझे? वो रोते हुए बोल रही थी। अभी उम्र ही क्या थी, मेरे दिल पर जख्म खाने की बेमौत मार दिया तुम्हें पाने की ख्वाहिश ने। वो चेहरे पर मुस्कुराहट से इसके करीब आया। खुलानामा तैयार करवा लिया है, कल तक आ जाएगा। तुम्हें हसनाल से खुला लेनी होगी क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। मैं ऐसा नहीं करूंगी। खुलानामा लफ्ज़ सुनते ही जैसे इसके टांगों में जान आ रही है। तुम इस कदर घटिया हो सकती हो, मुझे मालूम नहीं था। हसनाल से खुला नहीं लूंगी मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, बेइंतहा मोहब्बत। रूहान इसके करीब आया और उसके गर्दन को जोर से दबोच लिया। आंखों में खून सा उतर आया। अगर साइन ना किए तो कल तो मैं इसे जान से मार दूंगा। झूठ बोल रहे हो तुम, इसका कुछ नहीं कर सकते। वो बंद होती सांस के साथ इसे बता रही थी। रूहानी एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा, इसे बेड पर धिक्का दिया। बेहतर है कि मुझसे निकाह कर लो, वरना मैं ऐसे ही तुम्हारे करीब आऊंगा। मैं नहीं चाहता मैं कुछ गलत करूं। वो इस वक्त गिरता इसके करीब होता जा रहा था और वो पीछे की जानिब हो रही थी। रूहानी इसका चेहरा पकड़ के अपने करीब किया। इतने करीब इसकी सांसें भी महसूस कर सकता था वो, और इसने अपने वजूद को इसके करीब किया तो वो तिलमिला उठी। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मन्नत ने अपना हाथ इस अपने चेहरे पर रख दिया। मुसलसल होने की वजह से इसे हिचकी लगी थी। रूहानी ने इस पर तरस खाकर से छोड़ दिया और कमरे को लॉक करता वहां से चला गया। मन्नत चेहरे पर हाथ रखे रोने लगी। हसनान सारी रात घर नहीं आया। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ इसने मन्नत को तलाश ना किया। वो रास्ते में था जब फजर की अजान की आवाज़ कान में गूंजी और रास्ते में ही एक मस्जिद के पास रुका और वजू करके बाद जमात नमाज अदा की। नमाज अदा करके हसनान ने अपने हाथ दुआ के लिए बुलंद किए। कुछ भी कहने की सकन ना थी। आंखों से आंसू निकलकर हथेली पर जा गिरे। कुछ देर यूं ही रोने के बाद बामुश्किल ही हसनान की ज़बान ने हरकत की। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा, मैं तेरा नाफरमान बंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दे। इतनी बड़ी आजमाइश का मुकाबला नहीं कर सकता, मुझे हिम्मत दे। मेरी बीवी पता नहीं किस हाल में है, इसको अपनी हिफ्ज़ मान में रख, इसकी इज्जत की हिफाजत फरमा। अल्लाह, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये गम बहुत बड़ा है। तो ही हर शय पर कादिर है। और फिर हाथ चेहरे पर फेर कर आमीन कहा और वहीं सर घुटनों में दे बैठ गया। सब जा चुके थे, अकेला हसनाल बैठा था। तब मस्जिद का इमाम हसनाल के करीब आया और इसके सामने बैठ गया। मैंने देखा है था तुम रो कर दुआ मांग रहे थे, क्या हुआ इतना क्यों रो रहे हो? मौलवी साहब ने कंधे पर हाथ रखते हसनान से पूछा। हसनान ने सर उठाकर मौलवी साहब को देखा, कोई अपना खो गया है। वो सर झुकाए कहने लगा, नमाज की पाबंदी करते हो? हसनान ने इस सवाल पर नजरें चुरा ली। वक़्त नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो नमाज पढ़ लेता हूँ। अल्लाह की बारगाह में जाने का वक़्त नहीं मिलता, वक़्त किसी के पास नहीं है, लेकिन वक़्त निकालना पड़ता है। कि तुम जानते हो नमाज दिन का सतून है और जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता वो मुसलमान नहीं है, मालूम है। इसलिए तो अल्लाह ताला नाराज़ हो गए हैं मुझसे और मेरी सबसे कीमती चीज़ मुझसे छीन लिया है। और वो रो रहा था। कौन कहता है कि मर्द नहीं रोता? वो रोता है। जब इसे इससे ज़्यादा तकलीफ होती है तो कर लो ना, रब को राज़ी कैसे करो? मौलवी साहब, नमाज पढ़ो, सदका खैरात दो, कुरान पाक की तिलावत करो, सदका देने से वो मिल जाएगी। क्या? हज़रत अबू अमामा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि एक आदमी जन्नत में दाखिल हुआ तो उसने जन्नत के दरवाजे पर लिखा देखा कि सदक़े का जो सवाब 10 गुना है और कर्जा देने का 18 गुना है। सदका दो, गरीबों की मदद करो और रब राज़ी हो, और जब रब राज़ी हो जाए तो सब हासिल हो जाएगा जी। कुछ देर बाद वो घर आए, बगैर किसी से बात के कमरे में चला गया। कुरान मजीद उठाकर सीने से लगाया, एक अजीब सा सुकून मिला। हसनान ने कुरान मजीद खोला, इसकी तिलावत शुरू की और हर लफ्ज़ इसके दिल को सब्र और सुकून दे रहा था। दूसरी जानिब लैला घर में नमाज अदा करके अपने कमरे में बेड पर बैठी थी। रूहान पर इल्ज़ाम है या हकीकत है? अगर तो ये सच है तो मैं ये सब कैसे बर्दाश्त करूंगी? रूहान वो वाहिद शख्स है जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। या अल्लाह, आप तो सब जानते हैं ना, मुझे पता ही ये इल्ज़ाम है इन पर, वो ऐसे नहीं है। और मन्नत कहाँ होगी? वो किस हाल में होगी? वो गहरी सोच में डूबी अपने आप को तसल्ली दे रही थी और रूहान बेगुनाह है।
کہ روحان بے گناہ ہے۔ ارسلان اور ربیہ کا تو حال برا تھا، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی میری بیٹی، تسلی رکھو ربیہ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وکیل صاحب کا بی پی بہت ہائی تھا، طبیعت خراب کی باعث وہ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ فاطمہ ربیہ اور ارسلان کے پاس تھی۔ شورم پولیس اسٹیشن گیا ہوا تھا، جبکہ ارسلان نے اپنے آپ کو کمرے میں بند رکھا تھا۔ دیکھیں سر، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ پولیس آفیسر شورم کو ساری بات سمجھا رہا تھا۔ دوسری جانب معصومہ اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی اور ساتھ عافیہ سے بھی بات کر رہی تھی۔ امی، اگر واقعی ریحان بھائی نے یہ سب کیا تو کیا ہوگا؟ میری بات ہوئی ہے اس سے، وہ دبئی میں ہے، یہ الزام ہے میرے بچے پر۔ عافیہ نے غصے سے کال کاٹ دی۔ منت نماز پڑھ کے کونے میں سمٹ کر بیٹھی تھی، وہ آیت کریمہ کے تسبیح کا ورد کر رہی تھی اور مسلسل رو رہی تھی۔ پیاس سے حلق خشک ہو چکا تھا، وہ وہاں سے اٹھی اور دروازے تک گئی، دروازے کو روزے سے بجانے لگی، کوئی پانی پلا دو پلیز، مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ نڈال جسم کے ساتھ وہ بامشکل ہی پاؤں پر ٹھہر پائی تھی۔ روحان پلیز مجھے پانی دے دو۔ کافی دیر دروازہ بجانے کے بعد دروازہ کھلا تو روحان پانی کا جگ اور ناشتہ لیے اندر آ گیا۔ میں میری جان، جگ سائڈ ٹیبل پر رکھتی اسے منت کے بازو سے پکڑ کے اسے بیڈ پر بٹھایا اور ساتھ ناشتے کی ٹرے بھی رکھ دی۔ پانی گلاس میں بھر کر منت کو دیا۔ مجبوری نہ ہوتی تو پانی تمہارے ہاتھ سے کبھی نہ لیتی، اس نے روحان کو گھڑتے ہوئے دل میں سوچا اور پانی کا گلاس لے کر پانی پیا۔ کچھ طاقت بحال ہوئی۔ میری جان کو بھوک لگ رہی ہوگی نا، آؤ میں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہوں۔ منت کے چہرے پر پڑتے بال پیچھے کرتے اس نے کہا، دور ہٹو مجھ سے، نہیں تو میں تمہاری جان۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ روحان کے منہ پر مارا اور ذرا سی دیر لگائے بغیر جگ اٹھا کے اس کے سر میں دے مارا۔ روحان زمین پر جا گر، اس کے سر سے خون رس رہا تھا۔ منت وہاں سے بھاگی اور باہر کمرے کو لاک کر دیا اور وہاں سے باہر جانے کا راستہ تلاش کرنے لگی۔ وہ مسلسل روتے ہوئے باہر جانے کا راستہ تلاش کر رہی تھی۔ لاؤنج سے لیفٹ جا کر وہ رکی جہاں خالی دیواروں کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ یا اللہ میری مدد فرما۔ منت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے لیکن وہ ہمت نہ ہاری۔ گھر بہت بڑا تھا اس لیے باہر جانے کا راستہ ملنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ اپنی منزل تک پہنچ گئی۔ وہ دروازے کے سامنے ٹھہری، جیسے ہی آگے ہو کر دروازہ کھولنے لگی کسی نے پیچھے سے منت کے چہرے پر رومال رکھا۔ منت کو اس کی آنکھیں بند ہوتی محسوس ہوئیں اور وہ جھولکے سے شخص کی باہوں میں جا گری۔ شام کا وقت ہوا، لیلا اور حسنان کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ لیلا، کیا تم نے اس دن گاڑی میں کسی کی بھی شکل دیکھی تھی یا پھر گاڑی کی نمبر پلیٹ دیکھی تھی؟ پلیز اگر تم کچھ بھی جانتی ہو تو مجھے بتا دو۔ وہ پریشانی کے عالم سے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، نہیں حسنان بھائی، سب اتنا جلدی میں ہوا کہ میں کچھ نہیں کر پائی، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ وہ بے بسی سے کہہ رہی تھی، میں اس کے بغیر مر جاؤں گا، وہ بیوی ہے میری، جب کسی نے بھی میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے میں اسے اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا، اس کا وہ حشر کروں گا کہ آئندہ کبھی وہ کچھ بھی نہیں کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ لال آنکھوں میں نفرت لیے مٹھی بھینچے وہ کہہ رہا تھا۔ لیلا کا دل ایک دفعہ جیسے ڈوب سا گیا تھا۔ حسنان بھائی، اس نے حسنان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، آپ پرسکون ہو جائیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے تو آپ نے ہمارے گھر کی ذمہ داری لی، آپ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، مجھے آپ کے ہوتے ہوئے بھی کبھی ایک بھائی کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ میں جانتی ہوں آپ کا دل جل رہا ہے، اسے ٹھنڈا صرف منت ہی کر سکتی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ گڑیا۔ حسنان یہ کہتے سر جھکا لیا۔ شوریم جو سارا دن پولیس کے ساتھ خوار ہوتا رہا، اس کے بعد اکیلے ہی منت کو ڈھونڈنے چلا گیا۔ مغرب کی اذان ہوئی، شوریم نماز پڑھ کر اپنے کمرے میں، معصومہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ بیڈ پر جا کر لیٹ گئی، آنکھوں کو بند کیے، بازو اپنی آنکھوں پر رکھے لیٹا ہوا تھا۔ شوریم، یہ دیکھو میں نے نیا جوڑا لیا ہے، میٹرک میں اچھے نمبر لینے پر فاطمہ تائی نے مجھے لا کر دیا ہے، اچھا ہے نا؟ وہ خوشی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ بہت اچھا ہے، لیکن کیا؟ شوریم، منت نے جیسے گورا تم پر اچھا نہیں لگے گا، یہ کلر تو صرف خوبصورت اور پیاری لڑکیوں پر ہی اچھا لگتا ہے۔ تائی دیکھو یہ مجھے بدسورت بول رہا ہے، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ شوریم جو اس کے رونے سے لطف اندوز ہو رہا تھا، خیال آسان نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا، ہوتا گیا۔ شوریم اٹھ بیٹھا، کہاں ہو تم؟ کس حال میں ہو؟ تمہارے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہوا؟ تم تو میری سب سے اچھی دوست ہو۔ آنسو شوریم کی آنکھوں سے لگاتار بہہ رہے تھے۔ یا اللہ سے اپنی حفاظت میں رکھنا، میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا۔ رات گہری ہو رہی تھی، روحان اپنے کمرے میں سر پر پٹی باندھ کر لیٹا ہوا تھا۔ اگر میں نہ آتا تو اب تک تم زندہ نہ بیٹھے ہوتے۔ علی روحان کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، تم سے ایک نازک سی لڑکی نہیں سنبھالے گی، چوزے جتنی ہے وہ، اور کہاں تم ڈیلی جم جانے والے مضبوط۔ غلطی ہوگی، میں نے اسے سے یہ امید نہیں کی تھی کہ وہ ایسا کرے گی۔ اب کہاں ہے وہ؟ بھاگ رہی تھی، تیری نازک چڑیا بے ہوش کر کے اس کے کمرے میں ڈال آیا اور کمرہ لاک کر دیا ہے، اور ویسے بھی یہ فارم ہاؤس شہر سے بہت دور ہے، وہ یہاں سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ شکریہ یار، اب بس ایک کام باقی ہے، خلا نامے پر دستخط کروانا۔ وہ اٹھنے ہی لگا کہ علی نے اسے روک دیا، ابھی نہیں، صبح اپنی حالت دیکھ کر آرام کر۔ حسنان بھی گھر آ چکا تھا، پتہ چلا کچھ۔ ربیہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی، نہیں چچی۔ حسنان سر جھکا گیا، کہاں ہے میری بچی، کس حال میں ہوگی؟ حوصلہ رکھو ربیہ۔ حسنان جو چند ہی دنوں میں بوڑھا لگنے لگا تھا، وہ ربیہ کو حوصلہ دینے لگا۔ حسنان جس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہیں سے اسے لے آئے۔ حسنان کی ہلکی بڑی شیو بکھرے بال اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ منت کے بغیر ادھورا ہے۔ دوسری جانب شوریم یادوں میں کھویا ہوا تھا، تبھی کال آئی، جی سر کچھ پتہ چلا؟ شوریم نے جھٹ سے کال اٹینڈ کر کے پولیس افسر سے پوچھنے لگا، جی جناب، ہم نے روحان کے بارے میں پتہ لگا ہے، وہ پاکستان میں ہی موجود ہے، وہ دبئی جانے کے لیے ایئرپورٹ گیا تھا لیکن وہاں سے غائب ہو گیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں اس کے ساتھ ایک اور لڑکا موجود ہے۔ ایک اور لڑکا؟ جی ہاں، آپ کے نمبر پر وہ پک بھیج دی ہے، آپ اس کی شناخت کر کے ہمیں بتا دیں تاکہ ہم اپنی کارروائی شروع کر سکیں۔ جی سر، میں آپ کو
कॉल बैक करता हूँ। वो वहाँ से उठा और भागने लगा। नीचे सब घर वाले मौजूद थे। वो सीढ़ियों से उतरता नीचे आया। शोरीम को ऐसे आता देखकर सब घर वाले परेशान हो गए। भाई, बाबा, चाचा जान, क्या हुआ? शोरीम अकील साहब से ने पूछा। पुलिस स्टेशन से कॉल आई थी, क्या बताया उन्होंने? हसनान ने इसके सामने ठहरे हुए बेकरारी से पूछ रहे थे। रूहान दुबई नहीं गया, वो पाकिस्तान में मौजूद है। वो एयरपोर्ट पर गया था लेकिन फिर वहाँ से फरार हो गया। इसके साथ एक और लड़का भी मौजूद था। शोरीम ने तस्वीर हसनान अकील और हसनान के सामने की, ये है वो लड़का हसनान अली। हसनान के मुँह से बेसाख्ता निकला, ये रूहान का दोस्त है, इसने एक दफ़ा मुझे इससे मिलवाया था। ये इल्ज़ाम है मेरे भाई पर, वो ऐसा नहीं कर सकते। माना कि वो मन्नत को पसंद करते थे लेकिन ऐसे भी कोई सुरखाब के पर नहीं लगे इसमें। अच्छा होता अगर वो मर जाती तो इसकी वजह से ये सब हो रहा है। आप सब लोग झूठे हो और तुम तो वैसे ही रूहान भाई को पसंद नहीं करते, जैसा तुम्हारा खानदान वैसे ही तुम हो घटिया। मासूमा चींचे को बोल रही थी, तभी शोरीम ने आगे आया और एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा तो वो नीचे जा गिरी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने की? दफा हो जाओ मेरे घर से। शोरीम ने इससे बाजू से पकड़ कर उठाया और बाहर की जानिब धक्का दिया। दफा हो जाओ। और जैसे धड़ा था, दीनू चाचा इस ड्राइवर से इसे इसके घर छोड़कर आए, और हाँ, अगर तुम्हारे भाई ही मुजरिम हुआ तो मैं इसे अपने हाथों से मार दूंगा। सब घर वाले खामोशी से सब देखते रहे। शोरीम को गुस्सा बहुत काम आता था। इसका शदीद गुस्से देखकर किसी की हिम्मत ना हुई कि इसे कुछ कहे। राफिया और अबान हसनान के बचपन के दोस्त हैं। हसनान ने रूहान के कॉल रिकॉर्डिंग निकलवाई और सबसे ज़्यादा कॉल अली के नंबर पर है, लेकिन फ़िलहाल ये नंबर बंद है। राफिया ने हसनान से कहा, और मैंने नंबर को ट्रेस किया है, आखिर लोकेशन शहर से बाहर की है, लेकिन फिर कहाँ तक जा रही है ये मालूम नहीं है। सब घर वाले गौर से सुन रहे थे। मासूमा ने शादी से पहले एक दफ़ा बताया था कि शहर से बाहर रूहान का एक फार्म हाउस है। मुझे यकीन है कि इसने मन्नत को वहीं रखा होगा। पुलिस ऑफिसर और चंद सिपाही वहीं पर मौजूद थे। शुक्रिया तुम दोनों का, मैं एहसानमंद रहूँगा। जहाँ तक लोकेशन जा रही है इससे आगे कुछ फासले पर ही चंद एक मुकामात पर फार्म हाउस मौजूद है, लेकिन इनकी तादाद ज़्यादा नहीं है। पुलिस ऑफिसर के साथ ठहरा एक सिपाही बोला, तो फिर देर किस बात की है, अब हम अभी चलेंगे। हसनान ने बेचैनी से कहा, लेकिन जनाब रात गहरी हो चुकी है और सफ़र बहुत ज़्यादा है, सुबह तक हम पहुँच पाएंगे, हम अभी रवाना होंगे। असलान ने कहा, ठीक है ऑफिसर ने कहा। पुलिस ऑफिसर अपने चंद सिपाही के साथ एक गाड़ी में रवाना हुआ, जबकि दूसरी गाड़ी में शोरीम ड्राइविंग सीट पर बैठा और दूसरी साइड पर हसनान चेहरा शीशे से बाहर किए बैठा था। हसनान और अकील को समझाकर घर ही छोड़ आए थे कि इनकी हालत ठीक नहीं है। राफिया और अबाना हसनान के साथ ही आगे थे। रात जैसे से गुजरती जा रही थी, हसनान की बेचैनी में इजाफा होता जा रहा था। आंखों में आंसू के साथ नफरली व सफ़र किए जा रहा था। रूहान, जिसको अजीब सी बेचैनी हो रही थी, कब सुबह होगी, हाथों में खुलानामा लिए वो अपने आप से मुखातिब हुआ, हो जाएगी अभी सो जा। अली की आवाज़ इसके कानों में गूंजी जो सोफे पर बरजमान था। यार, इस घर में कितने कमरे हैं, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? रूहान ने बेजारी से कहा, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए। यार, जितनी जल्दी हो सके मैं इससे इन पेपर्स पर साइन करवाना चाहता हूँ, मैं इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। दूसरी जानिब मासूमा अपने घर पहुंच चुकी थी। अम्मी वो भाई पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, सब झूठ है। खाला ने भी इन पर यकीन कर लिया है, अब क्या होगा? शोरीम ने मुझे निकाल दिया है, झूठा है वो, इसकी मोहब्बत भी झूठी थी। अल्लाह करे मन्नत कभी ना मिले, इसकी वजह से हमारी खुशियां बर्बाद हो गई। वो रोते हुए चीख चीख कर राफिया से कह रही थी, बस मेरा बच्चा सब्र करो, बहुत जल्दी कर दी तुम्हारी शादी करने में। उसके बालों को सुलाते कह रही थी, सुबह से 10 दफ़ा कॉल कर चुकी हूँ लेकिन रूहान है कि उठा ही नहीं रहा। अम्मी अब क्या होगा? मासूमा मुसलसल रो रही थी। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह मेरे बेटे को अपने ज़मान में रखे, आमीन। आफिया की आंखों में गुस्सा साफ वाज़ा था। चलो जाओ अपने कमरे में आराम करो। मासूमा अपना चेहरा हाथों से साफ करते उठी और अब कमरे की जानिब चली गई, जबकि आफिया सर पकड़े वहीं बैठी रही। रात गहरी थी लेकिन गम बहुत बड़े थे। जब से वो होश में आई थी, कमरे के कोने में गुमसुम सी बैठी थी। हसनान, तुम कहाँ हो? तुमने मुझसे वादा किया था मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे, क्या तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की? बाबा, आपकी गुड़िया इस वक्त अजियत में है, प्लीज़ बाबा मुझे ढूंढ लें। अम्मी तो मेरे बगैर नहीं रह सकती, कैसी होंगी? शोरीम, तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो ना, तुम्हें तो सब पता है रूहान के बारे में, फिर मुझे अभी तक क्यों नहीं ढूंढ पाई? वो घुटनों में सर्द दिए, जोर जोर से रोने लगे। सुबह की अजान गूंजी, सब ने गाड़ियों से उतरकर नमाज अदा की, वापसी सफ़र की तरफ रवाना हो गए। रूहान के फार्म हाउस के बारे में पता लगा लिया था, वो वहीं जा रहे थे। अब भी कुछ वक्त और था। हसनान की आंखें मन्नत को सलामत देखने को बेताब थी। लैला जो न जाने कब से दुआएं मांग रही थी, या अल्लाह मन्नत से सलामत घर आ जाए, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैंने इसके लिए बहुत मोहब्बत की कुर्बानी दे सकती हूँ। रूहान मन्नत को चाहता है और मन्नत हसनान को, मैं ये कैसे बर्दाश्त करूँगी? सारी उम्र मोहब्बत ना मिलने का गम कितना छोटा है। ये एक लफ्ज़ मोहब्बत है, लेकिन इसमें कितनी ताकत है। जब किसी को मोहब्बत मिल जाती है तो वो दुनिया फतह कर लेता है, और जिसे नहीं मिलती इसे इसकी अधूरी मोहब्बत कितना मजबूत कर देती है। दिल इतना मजबूत हो जाता है कि फिर कुछ ऐसा अच्छा ही नहीं लगता। दूसरी जानिब रूहान ज़ोर से कमरे का दरवाज़ा खोलता है, इसके करीब आ जाओ। नमाज पढ़कर अब भी फारिग हुई थी। इसे तेज़ी से अपने करीब आता देखकर वो डर कर 2 कदम पीछे हटी, सर पर पट्टी बांधी, आंखों में शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसके करीब आ ठहरा। फ़ौरन इस पेपर पर साइन करो। मैं नहीं करूँगी, तुम ज़बरदस्ती मुझे हसनान से दूर नहीं कर सकते। अली भी कमरे में आ चुका था। रूहान ने जोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर मारा और बालों से पकड़कर अपने करीब किया। अगर तुमने इस पेपर पर साइन ना किया तो फिर तुम अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं कर पाओगे, समझी? वो उंगली इसकी गालों के गिर्द घुमाते बोला। मन्नत ने
आंखों में आंसू लिए रूहान की आंखों में झांका, जिसमें आज वाकई से अपनी इज्जत जाती नजर आ रही थी। मैं मोहब्बत करती हूँ इससे, तुम जो मर्जी कर लो, मैं नहीं करूँगी। इतना मजबूत खड़ा देखकर अली मन्नत पर हंसने लगा। कितना प्यार करती हो इससे? अली ने आगे बढ़ते हुए मन्नत से सवाल किया। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा, जितना प्यार तुमने मासूमा से किया इससे भी ज्यादा। और तुम रूहान का साथ सिर्फ अपना बदला लेने के लिए कर रहे हो। इससे पहले कि मन्नत कुछ कहती, रूहान ने मन्नत को बालों से जकड़ लिए। मेरी बहन के बारे में एक लफ्ज मत कहना। अली आंखों में तैश लिए मन्नत को घूर रहा था। वो आगे बढ़ा, रूहान को पीछे किया और अपनी जेब से कोई तस्वीरें निकालकर मन्नत को थमा दी, जिसमें लैला ने हसनाल का हाथ थाम रखा था। मन्नत ने तस्वीरें देखते हुए रूहान को देखा, जो खुशी से सब मंजर देख रहा था। मन्नत ने सारी तस्वीरें फाड़कर रूहान के मुंह पर दे मारी। तुम्हें क्या लगा तो मुझे इन तस्वीरों से गुमराह कर सकते? एक तस्वीर जिसे मन्नत ने नहीं फाड़ा था वो रूहान के सामने की। ये देखो, हसनाल के हाथ में मेरा रुमाल है। इस बात से साफ वाज़ा है कि वो लैला से मेरे बारे में बात करने गया था। रूहान, जिसका सब्र का पैमाना लड़बेज हो चुका था। अली, तुम बाहर जाओ, इससे तो मैं साफ करता हूँ। अली के बाहर जाते ही रूहान ने दरवाजा बंद किया और मन्नत तक आया। इसके गले का दुपट्टा उतार कर दूर फेंका। मन्नत हड़बड़ा कर पीछे और इसको मारने के लिए चीज तलाश करने लगी। रूहान जल्दी से आ गया और पकड़कर बेड पर धिक्का दिया। तभी अचानक कमरे में कोई दाखिल हुआ। रूहान ने चूंककर दरवाजे की जानब देखा, जहां हसनाल पुलिस ऑफिसर के साथ खड़ा था। मिस्टर रोहान, तुम्हारे फार्म हाउस को चारों जानिब से घेर लिया गया है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। जबकि दूसरी जानिब हसनाल सारी दुनिया से बेखबर मन्नत की जानिब दौड़ा, जो कि रोहान के डर से शायद बेहोश हो गई थी। हसनाल ने पहले मन्नत को और फिर जमीन पर पड़े मन्नत के दुपट्टे को देखा। हसनाल का खून खोल उठा। वो रोहान की जानिब पलटा और इतनी डटाई से खड़ा था। हसनाल आगे आया और रोहान पर मुक्कों की बरसात कर दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इज्जत पर हाथ डालने की? मेरे दोस्त होकर मेरी बीवी पर नजर रखी। रोहान का गिरबान पकड़े हसनाल ने से घूरा। तुम्हें क्या लगता है कितनी आसानी से मन्नत को वापस दे दूंगा? तुम मुझे रोक नहीं सकते। रोहान ने हसनाल की आंखों में आंखें डाले, इसे हंसते हुए कहा और गिरबान छुड़ाते पीछे की जानिब धिक्का दिए। पुलिस ऑफिसर आगे आया ही था कि रोहान ने हसनाल पर गन तान ली। खबरदार, जो किसी ने मुझे हाथ भी लगाया तो गन नीचे कर। घटिया इंसान। शरीम ने आगे आना चाहा, लेकिन पुलिस वालों ने रोक लिया। रोहान जैसे ही गोली चलाने लगा, पुलिस ऑफिसर ने गोली इसके हाथ पर मारी और फौरन इसे पकड़ लिया। बहुत शौक है तुझे गोली चलाने का, लड़की अगवा करने का? चल थाने, तुझे तो मैं बताता हूँ। शाम का वक्त था। रोहान और अली को पुलिस लेकर जा चुकी थी। हसनाल वहीं बेड पर बैठकर मन्नत को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। हसनाल ने थोड़ा सा पानी मन्नत के चेहरे पर डाला तो कुछ देर बाद वो होश में आई। मन्नत ने नम आंखों से हसनाल को देखा। मन्नत को होश में आता देखकर हसनाल की जैसे में जान आई। मेरी जान, अब तुम महफूज हो मेरे पास रहो। रोहान को पुलिस पकड़ कर ले गई थी और इसके बालों में उंगली चलाता इसे बता रहा था, जबकि मन्नत बेख्तियारी से हसनाल को घूर रही थी। मन्नत अचानक से उठी और हसनाल को गले लगा लिया। आप कहाँ थे? हसनाल, मैंने आपको बहुत याद किया। वो पुट पुट कर रोने लगी। अगर आप अभी ना आते तो? रोहान मेरे साथ खामोश। हसनाल ने इसके होठों पर उंगली रखते कहा, इसको अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। हसनाल ने फिर से इसे गले लगा लिए। तुम्हें ढूंढने में सबसे ज्यादा मदद शरीम ने की है। अगर तुम मुझे पहले बता देते तो नौबत यहाँ तक ना आती। आई एम सॉरी। अपना चेहरा इसके सीने में छुपाए वो पुरसुकून होगी। अगली सुबह अरसलान और रबिया शुक्राने के नौफल अदा करके मन्नत के पास से ही बैठ गए थे। मन्नत जब से आई थी वो दोनों मन्नत के साथ ही बैठे थे और अहमद भी इनके साथ ही था, जबकि दूसरी जानिब आफिया सर पकड़े बैठी थी। ये क्या हो गया मेरे अल्लाह? वो रोते हुए बोली, मुझे रोहान भाई से ये उम्मीद नहीं थी। मेरा घर खराब हो गया अम्मी, अब मैं क्या करूंगी? मुझे तबार था भाई पर, मैं शोरीम को छोड़ आई भाई के लिए। अब क्या होगा? मासूमा का बस नहीं चल रहा था कि वो चीख कर रोए। आफिया को तो जैसे चुप ही लग गई थी। रोहान जेल में बैठा मोहब्बत खोने का गम मना रहा था, जब हसनाल और शोरीम इसके सामने आ ठहरे। क्या देखने आए हो तुम दोनों? मेरी बेबसी का तमाशा, दफा हो जाओ यहाँ से। और हाँ, नंद सिर्फ मेरी है और सिर्फ मेरी। वो एक एक लफ्ज गोया चबाकर बोला, वो मेरी बीवी है। बगैरत हसनाल भाई कंट्रोल करें, वैसे भी चंद दिनों में अदालत से सजा सुना देगी। आफिया मासूमा का हाथ पकड़े थाने में आई, जब दोनों ने शोरीम और हसनाल को देखा, आंखें कुछ देर के लिए चार हुई और फिर शोरीम ने मुंह मोड़ लिया। मासूमा का दिल फटने को आ गया। चलें भाई, शोरीम हसनाल को कहता वहां से निकल गया, जबकि हसनाल ने एक नज़र मासूमा पर डाली जो मुरझाए फूल की माने लग रही थी। हसनाल भी सर झटक कर शोरीम के पीछे चल पड़ा। ये तुमने क्या किया रोहान? मेरी सारी इज्जत खाक में मिला दी। मैं और क्या करता अम्मी? मैं इसके बगैर नहीं रह सकता था। मुझे माफ़ कर दे अम्मी, आपकी वजह से मेरा घर तबाह हो गया। भाई, मुझे एतबार था आप पर, मुझे माफ़ कर दें। दोनों रोहान हाथ जोड़े दोनों के सामने खड़ा था। चंद दिन बाद मन्नत अपने कमरे में गुमसुम सी ख्यालों में बैठी थी, जब हसनाल कमरे में दाखिल हुआ। अपने आप को कमरे में क्यों बंद किया हुआ है तुमने? बाहर निकलो ताकि जल्दी से इस ड्रामा से निकल सको। हसनाल ने एक नज़र इसके चेहरे पर दौड़ाई, जिस पर हल्के हल्के निशानात अब भी मौजूद थे। दिल में एक दर्द सा उठा। आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं यहाँ नहीं आ सकता कि अब मेरी वजह से सब आप पर बातें करेंगे, मेरी वजह से आपकी इज्जत पर सवाल उठेंगे। मैं ये नहीं चाहती। तो तुम्हें पता चल गया क्या? मैंने अम्मी से हमारी शादी की बात की है। ताई जान क्या सोचेगी मेरे बारे में? अगवा की गई लड़की की कोई इज्जत नहीं होती। फिर अभी अल्फाज मुंह में थे कि फातिमा अंदर आई। ऐसा कुछ नहीं है मेरी जान, तुम्हारी इज्जत है, मेरे बेटे की इज्जत है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। फातिमा ने मन्नत को गले लगाते कहा, ताई जान शोरीम को कहें कि मासूमा को वापस ले आए प्लीज़, इसका कोई कसूर नहीं है। ठीक कहा तुमने, मैं करती हूँ बात।
چند دن بعد روحان جیل میں بیٹھا اپنی ہار کا غم بنا رہا تھا۔ اس کے کانوں میں آوازیں گونج رہی تھی، عدالت ملزم روحان کو 10 سال قید کی سزا دیتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں ہار نہیں سکتا، وہ چیخ کر الفاظ کہہ رہا تھا۔ شریم کو منت اور باقی سب نے سمجھایا تو وہ معصومہ کو واپس لے آیا تھا۔ عافیہ بھی ساتھ آ گئی تھی۔ عافیہ کا خیال ربیہ خود رکھتی تھی۔ سب گھر والے ایک جگہ جمع تھے۔ جیل سے خبر آئی کہ روحان کا ذہنی توازن کافی حد تک خراب ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے کہ اسے پاگل خانے داخل کرا دیا جائے۔ معصومہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ منت نظر جھکائے بیٹھی تھی۔ چند دن بعد پورے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ منت دلہن بنے اپنا لباس بیڈ پر پھیلائے بیٹھی تھی۔ آج میں حسنال بھائی اندر نہیں آنے دوں گی، منت بی بی لیلا نے شوخی سے کہا۔ آنکھوں میں ڈھیروں غم چھپائے وہ پرسکون بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حسنال نے کچھ پیسے لیلا کو دے کر جیسے ہی جان چھڑائی، کمرے میں داخل ہوتے وہ منت کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ ماشاءاللہ، آج تو قیامت ڈھا رہی ہو۔ آنکھ ونک کرتے حسنال نے جیب سے ایک باکس نکالا اور منت کے سامنے کھولا۔ اس میں نہایت نفیس سی ڈائمنڈ رنگ تھی۔ 3 سال بعد انابیہ اور ہادی دونوں نے کمرے میں کھلونے بکھیر رکھے تھے۔ اف اللہ، کتنے شیطان ہیں، دونوں بالکل اپنے باپ پر گئے ہیں۔ دونوں انابیہ حسنال بھائی پر اور ہادی شریم پر، لیکن ہادی زیادہ شیطان ہے۔ منت نے مسکراہٹ دبائے کہا، اچھا، اور انابیہ یہ تو میرے بیٹے سے بھی زیادہ شیطان ہے۔ ہاں بے زوجہ محترمہ، کیا ہو رہا ہے؟ حسنال نے منت اور شریم نے معصومہ کو کہا۔ بابا انابیہ حسنال اور ہادی شریم کی جانب بھاگے۔ عافیہ ہر روز پاگل خانے روحان سے ملنے جاتی تھی۔ شریم نے روحان کا بزنس سنبھال لیا تھا اور ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں اور سکون تھا۔ اور یہاں پہ ناول ختم ہوا۔ ناول کا نام تھا ایک لفظ محبت اور اس کے رائٹر تھے منتشا فرید۔